अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नॉवल आशी, राइटर रज़िया भट्ट। ये दिन उन्होंने मरी की बर्फ़बारी देखने के लिए महसूस किया। बर्फ़ क्या देखनी थी, वो तो मरी की इस हसीन फ़ज़ा में अपनी मोहब्बत की रंगीन दास्तान दोहराना चाहते थे। शाम ढले तक दोनों क्लिनिक के छोटे से कमरे में बैठे हसीन दुनिया बात किए रहे। कल फिर मिलने का खुशकुन ख्याल दिलों में लिए दोनों उठे। फ़रूक को इस्लामाबाद जाना था, किसी आदमी को वक़्त दे रखा था। आशी को मरी रोड पर उतारने के बाद इसने सीधा इस्लामाबाद चले जाना था। मरी रोड पर आशी को उतारने से पहले फ़रूक ने बड़ी संजीदगी से पूछा, मेरे मुतल्लिक ये सब कुछ किसने बताया था? आशी तज़ब्ज़ब में पड़ गई। इसे कैसे बता देती कि यह कारनामा तुम्हारे भाई ने सर अंजाम दिया था, इस भाई ने जिसका नाम तुम अकीदत और मोहब्बत से लेते हो। मुझे सिर्फ इस शख्स का नाम बता दो। आशी की गाड़ी से उतरने से पहले फ़रूक ने लजाजत से कहा, नहीं फ़रूक नहीं। वो घबरा कर बोली। इसकी घबराहट पर वो ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहा था। इतनी राजदारी? फ़रूक ने शोखी से कहा, अल्लाह। आशी ने घबरा कर सर झुका दिया। आप ये किस्सा न दोहराइए तो अच्छा है फ़रूक, हमारे दिल साफ़ हो चुकी हैं, कोई कुछ कहता रहे, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, सच। वो पूरे शौक से फ़रूक ने गर्दन झुकाकर इसकी आंखों में झांका और आशी की मुस्कुराती निगाहों ने इसकी बात पर तईद की मोहर साबित कर दी। शाम तो ढल चुकी थी, लेकिन अभी शब की तरीकियों ने कायनात को पूरी तरह अपनी लपेट में नहीं लिया था। एक मलगजा सा उजाला हर सू फैला हुआ था। परिंदों के गोल रेन बसेरे के लिए अपने ठिकानों की तरफ जा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ दरख्तों पर परिंदों की फड़फड़ाहटें शाम के सन्नाटों को कभी कभी तोड़ रही थी। खनख्वाओं में कदरे तंदी आ गई थी, जिसकी वजह से मौसम की यकबख्तगी में इजाफा हो गया था। इस्लामाबाद जाने वाली चौड़ी और शफाफ सड़क पर इस वक्त ट्रैफिक बहुत कम थी। उक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थी। कभी कभी कोई टैक्सी भी फराटे बरती गुजर जाती। फ़रूक अभी भी आशी की शाहराह पहलोई की गुंजान आबाद सड़क पर उतार कर इस्लामाबाद जाने के लिए इधर आया था। एक दोस्त से किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में मिलना ना होता तो शायद अब तक वो इसके क्लिनिक ही बैठा होता। गाड़ी में इस वक्त वो अकेला ही था। मौसम की तंदी की वजह से गाड़ी के शीशे चढ़ा रखे थे और बड़े सुकून इत्मीनान से गाड़ी चला रहा था। इसके लबों पर बड़ा ही दिलनवाज तबस्सुम था। इसकी खूबसूरत आंखों में रंगीन जलवों का सुहाना अक्स था। आशी अब तक ख्यालों में थिरक रही थी। हसीन सी सादा सी लड़की जिसे इसने टूट कर चाहा था, जिसके हुस्न के एहतराम में सरंगो होने को वो फ़ख्र समझता था, लेकिन जिसकी सादगी पर बेइख्तियार कहके लगाने को जी चाहता था। अब भी बेताब कहका इसके हंसी होंठों से फिसल जाने को मचल रहा था। अपनी दुनिया में खोया वो अपनी राह में चला जा रहा था। सड़क के किनारे पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी इसने देखी तो सही, लेकिन अपनी हसीन सोचों में इतना डूबा हुआ था कि इसे एहसास तक ना हुआ कि गाड़ी के करीब कोई नौजवान लड़की खड़ी है और इस लड़की ने इसे रुकने का इशारा भी किया है। कुछ दूर जाकर इसे अपनी बात का एहसास हुआ तो इसने गाड़ी रोक ली। अपनी सोचों से बाहर निकला, गर्दन मोड़कर देखा गाड़ी के कुछ फासले पर खड़ी लड़की इसी की तरफ देख रही थी। इसने गाड़ी मोड़ ली और वापस आ गया। लड़की तेजी से इसकी तरफ आई। फ़रूक ने गाड़ी का शीशा गिरा लिया। इसने देखा कि एक हसीन सी नौजवान लड़की बड़ी हद तक परेशान नजर आ रही है। मिस्टर, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तराशीदा बालों वाले फैशनेबल लड़की ने फ़रूक से घबराई हुई आवाज़ में कहा। ओह! फ़रूक दरवाज़ा खोल कर गाड़ी से बाहर निकल आया। क्या ख़राबी है? इसने लड़की से पूछा। जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुक गई। अब स्टार्ट ही नहीं हो रही है। शाम भी गहरी होती जा रही है। लड़की की परेशानी में अब कदरे कमी आ गई थी। फ़रूक के वजीहा पेकर को पसंदीदा नज़रों से देख रही थी। घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ गाड़ी, फ़रूक ने शाइस्तगी से कहा और गाड़ी के खुले दरवाजे से अगली सीट पर बैठकर स्टीयरिंग पर हाथ रख दिए। इसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश में कई बार एक्सीलेटर पर पाँव रखा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हो सकी। लड़की बाहर खड़ी बड़ी दिलचस्पी से फ़रूक को देख रही थी। कोशिश नाकाम थी। फ़रूक बाहर निकला और इंजन देखने की गर्ज से गाड़ी के सामने आ गया। मुश्किल ही नज़र आता है, लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। आप गाड़ी के अंदर बैठिए, सर्दी बहुत है, फ़रूक ने इस अजनबी हसीना से कहा जो रेशमी कपड़ों पर हल्का सा स्वेटर पहने थी। खुदा जाने इसके खून में ही हरारत ज़्यादा थी या जिस्म की नुमाइश मकसूद थी, वरना मौसम तो बारी बारी कपड़ों का मुतकाजी था। वो गाड़ी के अंदर बैठने की बजाय फ़रूक के पास आ खड़ी हुई, जो गाड़ी का इंजन देखने में मुनहमिक था। अंधेरा हो रहा है, कुछ पता ना चल सकेगा। लड़की ने फ़रूक के साथ ही इंजन पर झुकते हुए कहा, आप गाड़ी में बैठिए, ठंड है बहुत। फ़रूक लड़की के जिस्म और बालों से उठने वाली दिलफरेब सी महक से कुछ परेशान सा होकर बोला। लड़की इसके इंतहाई करीब आ गई थी। फ़रूक के दोबारा कहने पर भी लड़की गाड़ी में नहीं बैठी। फ़रूक चंद लम्हे इंजन को देखता रहा। पहले तो कुछ पता ना चला, लेकिन जल्द ही वो टूटी हुई तार हाथ आ गई जो गाड़ी के स्टार्ट होने में रुकावट थी। यह तार टूट गया है। इसने तार लड़की को दिखाया। अब क्या होगा? लड़की अब वाकई घबरा गई। जोड़ने की कोशिश करता हूँ। फ़रूक फिर झुक गया। चंद मिनट तार को अटकाने में सिर्फ रहे और फिर सीट पर आ बैठा। गाड़ी स्टार्ट की। एक लम्हा को गिर हुई, लेकिन दूसरे ही लम्हे फिर वही जमूद तारी था। फ़रूक फिर बाहर निकला। खुले इंजन में तार लगाने की भरपूर सही की, लेकिन नतीजा फिर वही निकला।
फ़रूक गाड़ी से बाहर निकल आया। आखिरी बार कोशिश की लेकिन तार टूट चुकी थी, इसलिए आर्जी तौर पर इसे जोड़ना मुमकिन ना था। इसे तो अब मोटर मैकेनिक ही ठीक करेगा, इसने इंजन बंद करते हुए कहा। तार टूटा हुआ है, अब क्या होगा? लड़की ने अपनी खूबसूरत आंखों को परेशानी से पूरा खोल कर फ़रूक को देखा। आप इस्लामाबाद जा रही थी? फ़रूक ने अपने ग्रीस और मोबिल ऑयल लगे हाथों को देखते हुए कहा। फ़रूक ने अपने ग्रीस और मोबाइल ऑयल लगे हुए हाथों को देखते हुए कहा। जी। लड़की ने अपना छोटा सा दस्ती रुमाल फ़रूक की तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया। फ़रूक ने बगैर रुमाल लिए कहा। हाथ ज़्यादा गंदे हैं और आपका रुमाल इतना छोटा है, इससे पूंछ डाली। लड़की ने एक कातिल मुस्कुराहट से अपनी महीन शिफॉन का काज नगाली दुपट्टा का आंचल इसकी तरफ बढ़ाया। नहीं नहीं। फ़रूक ने इसकी बेबाक पेशकश रद्द करते हुए अपना हाथ जेब की तरफ बढ़ाया, लेकिन गंदी उंगलियों से नए सूट की जेब पर दाग लगने का अंदेशा था। हाथ रोक लिया। लड़की मुस्कुराने लगी। कोई कागज़ ना होगा आपकी गाड़ी में, वो बोला। लड़की भांप गई कि जेब से रुमाल निकालते वक्त दाग लगने का अंदेशा है, इसलिए आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, कागज़ तो नहीं, बुरा ना मानिए तो मैं आपकी जेब से रुमाल निकाल दूँ। फ़रूक खामोश रहा। वो एक अंदाज़े तौबा शिकन से इसके और करीब आ गई। फ़रूक हाथों की स्याही की तरफ ही मुतवज्जा रहा। लड़की ने इसकी जेब में हाथ डाला और सफ़ेद रुमाल इसके हाथ में थमा दिया। शुक्रिया। फ़रूक ने रुमाल से हाथ पहुँचते हुए कहा। लड़की शौक भरी नज़रों से इस हसीन नौजवान को देखती रही। इसका अंदाज बड़ा कातिलाना था। गाड़ी को लॉक कर दीजिए, फ़रूक ने उंगलियों की पूरों को रुमाल पर रगड़ते हुए कहा। लड़की ने गाड़ी लॉक कर दी। फ़रूक अपनी गाड़ी की तरफ जा चुका था। अपने इस्लामाबाद जाना है ना? वो अपनी गाड़ी खोलते हुए बोला। जाना तो था, लेकिन अब लड़की बोली, मैं आपको पहुंचा देता हूँ। फ़रूक ने कोट की आस्तीन कदरे खींच कर घड़ी देखी। मुझे भी इस्लामाबाद ही जाना है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकती। लड़की इसके करीब आ गई। मुझे तो वापस जाना पड़ेगा पिंडी। जी हाँ, जा तो इस्लामाबाद रही थी, एक दोस्त से मिलना था। अब अगर आपके साथ चली भी जाऊँ तो वापसी कैसी होगी? फिर गाड़ी का भी तो कुछ करना है। तो आपका पिंडी वापस जाना ज़रूरी हुआ। फ़रूक ने फिर घड़ी देखी। इसने जिस दोस्त से मिलना था इसे वक़्त दे रखा था, वहाँ पहुँचना ज़रूरी था, लेकिन एक नौजवान लड़की को ढलती रात के वक्त यूँ तनहा छोड़ना भी खिलाफ़ तहज़ीब था। अखलाकी हदबंदियाँ भी तो कोई चीज़ हैं। फ़रूक को तज़ब्ज़ब के आलम में देख कर लड़की बोली, आपको यकीनन कहीं वक्त पर पहुँचना है? जी हाँ, कोई टैक्सी ही मिल जाती तो मैं चली जाती। लड़की अब खासी परेशानी में थी। फ़रूक की शाइस्तगी और अखलाकी हुस्न तकाज़ी थी कि वो अपना काम छोड़कर वह लड़की की मदद करे। आइए। इसने अपनी सीट पर बैठते हुए दूसरी सीट का दरवाज़ा खोल दिया। मैं आपको पहुंचाए देता हूँ, आपके काम का खर्च होगा। लड़की मुतासफ नजर आई। कोई बात नहीं, आ जाइए। काम तो है, लेकिन आपको यहाँ अकेले छोड़कर जाना भी खिलाफे मसलहत है। लड़की दूसरी सीट पर खामोशी से आ बैठी। फ़रूक ने गाड़ी का शीशा चढ़ाते हुए कहा। तो कहाँ जाना है आपको? आप मुझे टैक्सी तक पहुँचा दे, मैं खुद ही चली जाऊँगी। आप ख्वामखा तकल्लुफ़ ना करें, जब वापस जाना ही है तो घर तक पहुँचा दूँगा। लड़की ने एक अंदाज दिल रुबाई से इसे देखा और फिर अपने घर का पता बता दिया। फ़रूक ने गाड़ी चला दी। साफ शफाफ सड़क पर गाड़ी रवानी से फिसलने लगी। चंद लम्हे खामोशी रही। लड़की बड़े इत्मीनान से बैठी रही। कभी अपनी जुल्फ परेशान को कानों के गिर्द बल देने लगती, कभी अपने लंबे पालिश शुदा नाखनों को देखने लगती। आपका नाम पूछ सकती हूँ? अचानक किसने कहा। जी। फ़रूक शायद कहीं और पहुंचा हुआ था, चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। आपका नाम क्या है? लड़की ने बड़े बड़े होंठों के खुशगवार तबस्सुम में इजाफा करते हुए कहा। क्या पूछना बहुत ज़रूरी है? फ़रूक ने शौक से मुस्कुराहट से इसे देखा। आप मेरे मोहसिन हैं। लड़की ने इंकसारी से जवाब दिया। ये एहसान नहीं मोहतरमा, एक शरीफ इंसान का अखलाकी फ़र्ज़ है। फ़रूक ने संजीदगी से कहा। मेरे लिए एहसान ही है साहिब। आप मदद न करते तो खुदा जाने मेरा क्या हाल होता। रात सर पर आ रही थी, आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। अक्सर आती रहती हूँ, कभी भी कुछ नहीं हुआ। खाद से बताकर नहीं होते। फ़रूक ने ठोस संजीदगी से कहा। जवान लड़की को हमेशा मुहतात ही रहना चाहिए। अकेले आना जाना गैर दानिशमंदाना है। हज़ारों वाक़यात होते रहते हैं, आज ही देखिए ना। शुक्र है एक शरीफ इंसान से पाला पड़ा, वो पुरखुलूस आवाज़ में बोली। और अगर किसी गैर शरीफ से पाला पड़ जाता तो? फ़रूक अपनी फितरी शोखी से बोला। लड़की ने फिर एक अदाए नाज से गर्दन को खम देकर इसकी तरफ देखा। इसीलिए तो शुक्रिया कर रही हूँ, पाला आप जैसे। मैं ही क्यों रहजन होता, फिर आप क्या करती? मैं ही कोई रहजन होता तो फिर आप क्या करती? अब फ़रूक के लहजे में गुस्सा और तलही थी। तो लड़की इंतहाई बेबाकी से इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। आप जैसे रहजन के हाथों लुढ़ जाना भी वो खिलखिलाकर हंसी। इसकी हंसी ने अधूरी बात पूरी कर दी थी। फ़रूक ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। लड़की हसीन थी, निगाहों के वार कातलाना थे। नए दौर की फैशन ज़दा लड़की की बेबाकी भी इसे फैशन का एक हिस्सा थी। फ़रूक खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। ऐसी लड़कियों से वो अक्सर मिला था, इसलिए इसकी बेबाकी इसके लिए हैरान कुन न थी। बातें होती रही। लड़की का घर आ गया। खूबसूरत सी कोठी के बैरूनी गेट पर फ़रूक ने गाड़ी रोक दी। आप भी आइए, लड़की उतरते हुए बोली। मम्मी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। मुझे वापस इस्लामाबाद जाना है। फ़रूक ने कहा। फिर कभी आइएगा। लड़की ने लजाजत से इल्तिजा की। कोशिश करूंगा, फ़रूक ने कहा। लड़की ने बड़ी ही जज्बाती अंदाज में इसका शुक्रिया अदा किया। फ़रूक ने खुदा हाफिज़ कहकर गाड़ी मोड़ दी।
नाम तो बताते जाइए। लड़की ने 2 कदम आगे बढ़ाए। फरूक ने कुछ तजबज़ के आलम में था। मेरा नाम नासरा है, आपको किस नाम से पुकारूं? लड़की ने जल्दी से पूछा। फ़रूक। फ़रूक ने कुछ सोच कर नाम बता ही दिया। खुदा हाफिज़। लड़की ने अपना खूबसूरत हाथ हिलाया। जवाबन इसने भी मर्दाना हाथ को जंबिश दी। फिर इसकी गाड़ी तेज़ी से इसी सड़क पर हो ली जिससे अभी अभी आई थी। अजी मोहतरमा, ये तो फरमाइए, आजकल होती कहाँ है? यहीं नज़र तो नहीं आती। परसों तो मैंने तुम्हारी एक झलक ही देखी और कल छुट्टी थी। कल मैं तुम्हारे यहाँ गई, पता चला मोहतरमा कौम के दर्द को सीने में पहना की क्लिनिक खुले बैठी हैं। क्लिनिक बागम बाग पहुँची तो जनाबे अली गायब। आखिर ये सब क्या है, क्यों है? सरवत की बातों पर आशी सिर्फ मुस्कुरा दी। बताओ ना। सरवत सर चढ़कर बोली। जानती तो हो। आशी ने ओवरऑल कुर्सी पर पुश्त पर डालकर बड़ी दिलरबाई से जवाब दिया। ओहो। सरवत ने सर हिलाया। मैं कुछ नहीं जानती, सीधी तरह से बताओ। आशी कुर्सी घसीट कर सरवत के सामने बैठ गई। सरवत अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से आई थी, अगर मैं ना बताऊं तो? आशी ने शौकी से इसे देखा। तो मैं संजीदगी से गुस्से में आ जाऊंगी, सरवत बोली। पहले ही मेरा मूड खराब हो रहा है। वो क्यों? आशी ने इसे देखा जो आंखों को सकेर सकेर कर मूड की खराबी जतला रही थी। डॉक्टर अहमद से झड़प हो गई, सरवत ने बताया। वो क्यों सरवत? तुम्हारी तो इसी से खूब दोस्ती है। दोस्ती तो है, लेकिन जाने इसे परसों से क्या हुआ है, बात बे बात उलझ रहा है। आज ख्वा मख्वा बरस पड़ा। मैंने भी जवाब तेज़ी से दिया है, लेकिन अभी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तुम भी बात ना उलझाओ, वरना मैं सचमुच लड़ पड़ूंगी। गुस्सा है मत का और निकालोगी मुझ पर। आशी खूबसूरती से मुस्कुराई। तो क्या इसका सर फोड़ डालूं? खुदा की कसम परसों से बिगड़ा हुआ है। खुदा जाने किस बात पर। डॉक्टर लतीफ़ से भी उलझ पड़ा। परसों ऑपरेशन थिएटर की नर्सों से तो इसके खातों शामत आई हुई थी। सुबह तो अच्छा बुला था, 10 बजे चाय हमारे साथ पी, लेकिन इसके बाद ऐसा मूड खराब हुआ कि आज तक ठीक ही नहीं होने में आ रहा। सरवत की बातें सुनकर आशी सोच में पड़ गई। परसों 10 बजे के बाद डॉक्टर अहमद ने इसे पिछले वक्त सिनेमा की दावत दी थी जिसे इसने मुस्तरद कर दिया था। डॉक्टर अहमद इसके जवाब से मायूस नजर आने लगा था। वो एक बार फिर मिन्नत के अंदाज में मजबूर भी किया था, लेकिन आशी ने स्पॉट सा जवाब दे दिया था। डॉक्टर अहमद की लगावट से इसे वहशत सी होती थी। वो तो इन दिनों फ़रूक की वजह से मगन थी, जो इसने अहमद की इस बात को ज़्यादा वक़्त ही ना दी थी। वक़्त देने को इसके पास वक्त ही कहाँ था। इसके शब बरोज़ तो इस कदर सुहाने हो गए थे कि किसी और की बात को सोचने का इसके पास फुर्सत ही नहीं थी। अपनी खुशियों को गले लगाए फिर रही थी। अहमद का क्या सवाल, इसे तो आजकल अपने आप की भी होश ना थी। कल कहाँ थी तुम? सरवत ने फिर सवाल किया। मरी। आशी ने आहिस्तगी से कहा। बर्फ देखने गई थी। किसके साथ? इतनी अनजान क्यों बन रही हो सरवत? तुम्हें पता तो है फ़रूक इन दिनों यहीं है। आशी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अभी यहीं है? सरवत ने हैरानगी से कहा। हाँ। आशी मुस्कुराई। अभी तक यहीं है। इसकी हैरत बदस्तूर कायम थी। क्यों? बड़ी हैरत ज़दा सी हो रही हो। आशी ने नज़रें शोखी से घुमाई। इसकी आंखों में मरी का सारा हुस्न निखर आया था। कल का पूरा दिन इसने फ़रूक के साथ गुजारा था। घंटों बर्फ़ पर फिरते रहे थे। नरम नरम बर्फ़ के गिरोंदे बनाए थे। बच्चों की सी वाफतगी से इजहार करते हुए बड़ी जज्बाती बातें भी की थी। दोनों एक दूसरे की कुर्बत में मशहूर हो गए थे। उम्र बरसात देने की कस्में खाई थी। एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा और इत्मीनान करते हुए दिल की हर डगी छुपी बात कह डाली थी। सरवत के कुरेदने पर इसने कल की सारी रवादार सना डाली। सरवत सुनकर मुस्कुराती रही। आशी की बातों से वल्हाना पन टपक रहा था। वो इश्क के किन मराहल से गुजर रही थी, इसकी बातों से वाज़ेह तौर पर जाहिर होता था। वो कब तक यहाँ है? सरवत ने आशी की रंगीन दास्तान सुनने के बाद कहा। इतवार तक। यानी 3 दिन और तुम गायब रहोगी। सरवत मुस्कुराई। इसकी आंखों में बड़ी मैनी खेज चमक थी, जैसे सादा लोग आशी न समझ सकती थी। यही समझ लो। वो एक शानित फ़ख्र से इसकी तरफ देख कर बोली। शाम क्लिनिक आएगा वो? सरवत ने होंठों में हंसी दबाते हुए पूछा। हाँ। आशी शाम के खुशकुन तसव्वुर में खो गई। कितने बजे? क्यों? मैं भी आऊँगी, ज़रा इससे गपशप लगाऊंगी। आशी ने फ़रूक के आने का वक्त इसे बता दिया। फिक्र न करो, ज़्यादा देर नहीं बैठूंगी, सिर्फ इससे एक ज़रूरी बात करूंगी। ज़रूरी? हाँ, मैं पूछ सकती हूँ, शाम को बताऊंगी। फिर भी सरवत मुस्कुराने लगी। आशी मिस्र हो गई, बार बार इसे पूछने लगी। सरवत को फिर ऑपरेशन थिएटर जाना था। इसने अपना ओवरऑल संभालते हुए उठी। बताओ ना, क्या ज़रूरी बात है? आशी ने इसकी साड़ी का आंचल पकड़ लिया। सरवत शरारत से मुस्कुराई, फिर बोली। इससे पूछूंगी ये आंख मचोली कब तक खेलना है? सीधी तरह शादी क्यों नहीं करता? आशी झिंप गई, लेकिन इसके चेहरे पर बशाशत के आसार थे। शायद यही बात इसके दिल में भी थी, जिसे वो खुद फ़रूक से कहना पाती थी। वाकई अब संजीदगी से शादी के बारे में बात करना चाहिए थी। सरवत उठकर चली गई। ड्यूटी रूम में सिस्टर मोना आई और अपनी थर्मामीटर की ट्रे लेकर वो भी अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए चल दी। आशी इस वक्त फारग थी। कुर्सी पर बैठे बैठे आज का अखबार देखने लगी। जल्दी ही इसने अखबार एक तरफ डाल दिया। सरवत की बातें इसके जहन में एक तवातर से आने लगी। डॉक्टर अहमद का ख्याल आते ही इसने एक झुरझुरी सी ली। वो इसके करीब आने के लिए बराबर कोशा था। अब तो इसकी खामोश आंखों ने बड़े पैगाम देना शुरू कर दिए थे। वो इससे कतराई रहती थी, लेकिन हफ्ते में 2 बार तो ऑपरेशन थिएटर में इसके साथ रहना ही पड़ता था। कल और परसों इसकी फिर अहमद के साथ ड्यूटी थी। इस ख्याल ही से इससे जहनी कुफत होने लगी, लेकिन ये कुफत जल्द ही राहत में बदल गई।
تلازم خیال اسے احمد سے فروغ کی طرف لے گیا۔ وہ اس کی حسین اور مسحور کن شخصیت کے تصور میں کھو گئی۔ ڈاکٹر بانو کے آ جانے سے اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ آتے ہی اس مریض کی باتیں کرنے لگی جس کی حالت انتہائی نازک تھی اور جسے بچانے کی انتھک کوشش کی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر لوگ مریضوں کی موت سے بہت کم متاثر ہوتے ہیں، اس کے سامنے آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے تھے۔ عاشی لفظی ہمدردی جتا کر چپ ہو رہی۔ بانو کے جانے کے بعد بھی کچھ دیر عاشی وہیں بیٹھی رہی۔ آج اس کی ڈیوٹی ENT تھیٹر میں تھی۔ گھڑی دیکھی وقت ہو رہا تھا، وہ اٹھ کر اپنے کام پر چلی گئی۔ چھٹی کے وقت ثروت نے پھر یاد دہانی کرائی، میں ضرور آؤں گی کلینک میں، اسے میرے آنے تک روکے رکھنا۔ عاشی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے راستے ہو لی۔ نچلے برآمدے میں اس کا سامنا ڈاکٹر احمد سے ہو گیا۔ عاشی نے اخلاقاً ہونٹوں پر تبسم بکھیرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، لیکن احمد کی نظروں میں الجھاؤ اور غصہ اتنا واضح تھا کہ عاشی نے کترا کر نکل جانے میں ہی مصلحت سمجھی۔ اب عاشی کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر احمد جو ہر ایک سے بات بے بات الجھ رہا ہے محض اس کی وجہ سے اس نے اس کی سینما کی دعوت جو رد کر دی تھی۔ تو کیا احمد اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں محبوب کی ذرا سی بے التفاتی بھی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ جلتے ہوئے کئی سوال عاشی کے ذہن میں آگ لگانے لگے۔ یہ تو بہت بری بات ہے، بہت بری۔ فروغ اور احمد دونوں بھائی تھے۔ وہ معاملہ کتنی نازک صورت اختیار کر سکتا تھا۔ عاشی کا دم گھٹنے لگا۔ شام میں وہ کلینک میں بیٹھی فروغ کے انتظار میں اس پیچیدہ مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ ڈاکٹر احمد کو واضح طور پر جواب دے کر اس کے بڑھتے قدم وہیں روک دے گی۔ فروغ کو سب کچھ بتا دینے میں مصلحت نہیں تھی، اس نے اس معاملے کو خود ہی نپٹانے کی سوچی۔ مطمئن ہو کر وہ پھر فروغ کے حسین تصور میں ڈوب گئی۔ آج وہ وقت پر نہیں آیا تھا، اب تک اسے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ثروت بھی نہیں آئی تھی، خدا جانے کیا بات ہوئی۔ ثروت کا تو خیر اسے خاص انتظار نہیں تھا، انتظار تو اس جانے بہارا کا تھا جس کے کلینک میں داخل ہوتے ہی فضائے عروس نور کا روپ ڈال لیتی تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا تو اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی بےتابی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگتی، کبھی کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگتی۔ نرس راشدہ کب کی جا چکی تھی۔ اس کی ذاتی ملازمہ باہر برآمدے میں موٹا سا کمبل اوڑھے بینچ پر گٹری سی بنی بیٹھی تھی۔ گھنٹہ بھر کی تکلیف دہ انتظار کے بعد وہ مسکراتا ہوا کلینک میں داخل ہوا۔ عاشی کو یوں لگا جیسے بعد سب خرام کے خوشگوار جھونکے امٹ آئے ہیں۔ آج اتنی دیر لگا دیا آپ نے، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے آتے ہی عاشی نے گیلا کر دیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا، پیار سے اس کے گالوں پر ہلکی سی چپٹ لگائی۔ بہت جلد گھبرا جاتی ہو۔ ایک دوست پکڑ بیٹھا، پیچھا چھڑانے کی کوشش تو بہت کی لیکن اس نے اتنا وقت ضائع کر دیا۔ عاشی مطمئن ہو گئی، فروغ کو کسی دوست نے نہیں ناصرہ نے پکڑ لیا تھا۔ وہ عاشی کے پاس آ رہا تھا، راستے میں اچانک وہ مل گئی۔ الیکس لے کے بعد فروغ نے دامن چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ ہاتھ آیا شکار چھوڑنے پر کہاں تیار تھی، گلے کا ہار ہی ہو گئی۔ شیزان قریب ہی تھا، زبردستی اسے چائے کے لیے وہاں لے گئی۔ بدلہ تو اس دن کے احسان کا چکا رہی تھی لیکن مستقبل کی کئی امیدیں فروغ سے وابستہ کر بیٹھی تھی۔ بھلا یوں لمحہ بھر کو مل کر کیوں چھوڑ دیتی۔ فروغ عاشی کی عادت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے ناصرہ کے متعلق اسے کچھ بتایا ہی نہیں۔ نادان سی لڑکی جانے اس سے کیا سمجھ لیتی، کیا سمجھ کر اپنی زندگی اجیرن کر لیتی۔ کالج روڈ پر فروغ کی گاڑی اور سامنے سے آنے والی فروزی فوگس ویگن میں ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ فروغ ہی ٹھیک سے مت نہیں جا رہا تھا یا سامنے سے آنے والی گاڑی ہی غلط تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، دونوں طرف سے اچانک بریکیں نہ لگا دی جاتی تو گاڑیوں کا ٹکراؤ ہو جاتا۔ حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا لیکن فروغ کو اس سے ذہنی کفت ہوئی۔ گاڑی کے سامنے کے شیشے سے اس نے گھور کر فوگس ویگن والے کو دیکھا لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے خوشی پھیل سی گئی۔ فوگس ویگن میں اس کا دوست مبشر تھا، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ مبشر نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، اسی تیزی کے ساتھ وہ بھی گاڑی سے باہر آیا۔ بڑے والہانہ اتفاق سے دونوں ایک دوسرے کی طرف لپکے اور وفورے مسرت سے ایک دوسرے کے بغل گیر ہو گئے۔ جوش مسرت سے لپٹے وہ ایک دوسرے کی سنے بغیر احوال پرسی کرنے لگے۔ تم کہاں ہو؟ دونوں نے بغل گیر ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ میں تو یہی ہوں، تم یہاں کہاں ہو؟ مبشر نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی آج کل یہی ہوں، فروغ نے مبشر کو شوق سے دیکھ کر کہا۔ عجیب اتفاق ہوا، آج موٹروں کا ٹکراؤ نہ ہوتا تو ہم کیوں کر مل سکتے تھے۔ واقعی مبشر نے جیب سے سگریٹ نکالا، سنہری سگریٹ کیس کھول کر فروغ کو سگریٹ کی پیشکش کی۔ شکریہ، فروغ نے ایک سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ مبشر نے دوسرا سگریٹ ہونٹوں میں دبایا، پھر لائٹر نکال کر جلایا۔ پہلے فروغ کا سگریٹ سلگایا اور پھر اپنا سلگاتے ہوئے لائٹر جیب میں ڈال دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنے متعلق باتیں بتانے لگے۔ آج کل پنڈی میں ہی ہوں، فروغ نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ اسلام آباد میں خوب رہتے کہاں ہو؟ اپنے گھر میں، دونوں نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ اپنا گھر کس جگہ واقع ہے پتہ تو بتا دو، کبھی آنا پڑے تو۔ کبھی کیوں، ابھی چلو۔ ابھی نہیں، کیوں؟ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ ضروری کام کیا تھا؟ وہ عاشی سے ملنے حسب معمول اس کے کلینک جا رہا تھا۔ کل ناصرہ کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، آج مبشر مل گیا تھا لیکن فروغ مبشر سے کسی اور وقت ملنے کا کہہ کر چھٹکارا پا سکتا تھا۔ ویسے اپنے دوست سے مل کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ یوگ میں دونوں نے 3 سال اکٹھے گزارے تھے۔ مبشر انتہائی خوش اخلاق انسان تھا، دونوں کی دوستی کس قدر مشترک یہی خوش خلقی تھی۔
हाँ तो और सुनाओ, फ़रूक ने सिगरेट की राख उंगली की चुटकी से झाड़ते हुए कहा। सुनाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त नहीं है। मुबश्शिर ने हंस कर कहा, हमारी गाड़ियों ने तो पूरी सड़क रोक ली है। वाकई? फ़रूक को भी एहसास हुआ। तो फिर कब मिलोगे? जब कहो। रात का खाना हमारे साथ खाते हो? यकीनन, लेकिन आज नहीं कल। तो फिर कल की बातें कल ही होंगी। वो अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ने लगा। शादी वादी कल ही? फ़रूक ने हंस कर कहा। अभी कहाँ? क्यों? तुम तो शादी के प्रोग्राम वही बना रहे थे। अब यहाँ आए भी इतना अरसा गुजर गया, तखीर क्यों? या यूँ लगता है अपनी किस्मत में बीवी का तस्वुर तो है, बीवी नहीं। मुबश्शिर ने मुंह बनाकर फ़रूक को देखा। फ़रूक खिलखिलाकर हंस पड़ा। बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है। कई जगह बात चली, लेकिन मामला गोल ही रहा। वजह क्या बताऊँ? कुछ तो होगी, किस्मत की खराबी ही है। ओहो, बड़े मायूस नजर आ रहे हो। तो क्या करूँ? अभी पिछले दिनों मामला तय होते होते रह गया। इतनी अच्छी सी लड़की थी बज़ाहिर, लेकिन तौबा तौबा, बातें सुने तो कानों पे हाथ रख लिए। अपनी बहन को इसके किस्से मालूम ना होते तो बस समझ लो शादी हो ही गई थी, बेबौत मारे जाते। फ़रूक इसकी बातों पर मुस्कुराता रहा। भाई इतनी जगह बात चली, लेकिन यकीन मानो इस आखिरी रिश्ते पर बेहद अफसोस है। क्यों? लड़की इतनी ही मन को भा गई थी, बिल्कुल फरिश्तों की तरह मासूम दिखाई देती है। अरे भाई, तुम तो इसे जानते होगे, डॉक्टर आशफा, इसी अस्पताल। कौन? फ़रूक के दिमाग पर तो जैसे वजनी पत्थर आन गिरा। वही मिस आशफा यहीं अस्पताल में काम करती हैं, बोली बाली सी दिखाई देती हैं, शक्ल भी बड़ी प्यारी है, लेकिन करतूत तौबा तौबा। बोली सूरज जाने किसे किसे तबाह कर चुकी है। क्या कह रहे हो मुबश्शिर? फ़रूक का दिमाग गाड़ी के पहिए की तरह घूम गया। मुबश्शिर फ़रूक के हालात से नावाकिफ़ था, इसलिए आशी के बारे में जो मालूमात इसकी बहन ने फ़राहम की थी, इसकी बिना पर बात कर दी। लेकिन इसकी मामूली सी बातों ने फ़रूक की ज़िंदगी की बुनियादें हिला दी। वो कंग सा मुबश्शिर का मुंह देखने लगा। इसका रंग फ़क हो गया था और आंखें फट जाने की हद तक खुली थी। क्यों, क्या बात है? मुबश्शिर ने इस कदर परेशान होते देख कर कहा। तुम डॉक्टर आशफा के मतलब बात कर रहे हो, जो अस्पताल में काम करती हैं और जिनका क्लिनिक भी है? हाँ भाई, एक ही तो जानी पहचानी हस्ती है, मिस आशफा। लेकिन तुम इतने बदहवास क्यों हो रहे हो? कहीं कहीं इसे इसके कुछ कहने से पहले ही फ़रूक बड़बड़ाया। मैं इससे शादी करने वाला हूँ। शादी? मिस आशफा से? मुबश्शिर ने दबे दबे लहजे में जैसे चीखना चाहा। फ़रूक गुमसुम खड़ा रहा। अजीब इत्तेफाक है, तुम भी इसी के दाम में फंस गए। मुबश्शिर ने मायूसी से दाएं बाएं हाँ मारते हुए कहा। पीछे से आने वाली गाड़ी के लिए रास्ता तंग था। इसने 2-3 मरतबा हॉर्न दिए। मुबश्शिर ने मुड़कर देखा। अपनी गाड़ी एक तरफ करना था, इसलिए वो अपनी सीट पर बैठने को मुड़ा। फ़रूक ने आलम वहशत में इसका कंधा पकड़ लिया और खींचकर अपनी तरफ इसका मुंह करते हुए डूबती आवाज़ में बोला, तुम कैसे जानते हो आशी को? भाई मैं नहीं जानता, मैंने तो इसे 1-2 बार देखा था, इसलिए पसंद कर लिया, लेकिन मेरी बहन को इसकी बहुत सी बातों का इल्म था। मुबश्शिर फ़रूक की हालत को देखकर कुछ मुतासफ सा नज़र आ रहा था। वो बातें मुझे बता सकते हो? फ़रूक की हालत बिगड़ रही थी। भाई कल रात खाने पे आ ही रहे होना, नासी तुम्हें सब कुछ बता देगी। सुनकर खुद ही फैसला कर लेना कि तुम्हें इससे शादी करना चाहिए या नहीं। मुबश्शिर गुट्टी सी आवाज़ में बोला। फ़रूक के हाथ इसके कंधे से टूटी हुई शाख की तरह गिर गए। पीछे से कार बराबर हारन दे रही थी। मुबश्शिर ने फ़रूक को खुदा हाफिज़ कहा और गाड़ी में आ बैठा। कल रात ज़रूर आना। इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए फ़रूक को अपने घर का पता बता दिया। फ़रूक भी अपनी गाड़ी तक आ गया। इसके पाँव डगमगा रहे थे, दिमाग चकरा रहा था और मुबश्शिर की बातें पिघले हुए शीशे की तरह कानों में टपक रही थी। आशिक के पास जाना अब मुमकिन ही कहाँ था। इसने गाड़ी मोड़ ली और जाने किस तरह बखैरियत अपनी क़यामगाह तक पहुँच गया। बगैर लिबास तब्दील किए वो बिस्तर पर गिर गया। इसकी दुनिया तहोबला हो रही थी, तूफान उमड़ रहे थे। वो सोचने की कोशिश में जैसे अपने हवास खोए जा रहा था। आशी 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 इसका रुआ रुआ चीख रहा था। आशी इसकी ज़िंदगी थी, इसका प्यार था, इसका ईमान थी। इसके बगैर तो वो जैसे जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसकी मासूमियत और सादगी पर ही तो वो मर मिटा था। लेकिन मुबश्शिर की बातें इसके दिल और दिमाग पर अंगारे की तरह बरस रही थी। मुबश्शिर ने ये बातें लगावट में की होती तो वह शायद असर न लेता। इसने तो ये बातें सादगी से की थी। इस बात से लाइलम था कि फ़रूक आशीष से शादी करने वाला है। तो क्या ये सब बातें सच थी? फरिश्तों किसी मासूमियत रखने वाली सूरत इतनी दगाबाज भी हो सकती है? पाकीज़गी के नुमाइशी पर्दे इतने घनौने किरदार को भी ढांप सकते हैं? जलते हुए दिमाग और खोलते हुए जज्बात से वह सब बातें सोच रहा था। आशी हर रुख इसकी नज़रों के सामने आ रही थी। ये हर रुख इतना साफ, पाकीज़ा और सुथरा था कि शक की कोई गुंजाइश बाकी न रहती। लेकिन इंसानी फितरत कैसे इसे कबूल करती? मुबश्शिर ने जो कुछ कहा था वो भी क्यों कर झूठ हो सकता था? रात भर वो इसी तरह घायल की तरह तड़पता रहा, जिसके जख्मों के अंदर ही निश्तर छोड़ दिए गए हों और अपनी ही तरफ से निश्तर नए अंदाज से पूरी सफाकी से चुभने लगे हों, और इस बात से बेखबर कि मसाइब और इलाम का कितना बड़ा पहाड़ इसकी पूरी हस्ती को कुचलने के लिए फिसल रहा है। आशी रात तक क्लिनिक में बैठी फ़रूक का इंतजार करती रही। रात भी इसने जैसे बिस्तर पर नहीं कांटों पर काटी थी। कल फ़रूक घंटा भर देर से आया था तो इसकी बेचैनियों ने दम नहीं लेने दिया था। आज तो वो सिरे से आया ही नहीं था। आशी को करार क्यों कर रखता? सुबह सरवत से अस्पताल में मिलते ही इसने हरासा होकर फ़रूक के न आने का हादसा इसके गोश गुजार कर दिया। अल्लाह रे, ऐसी बेताबी! सरवत ने मजाक से कहा। आशी की बेचैन बेताबियों की गहराइयों का इसी पूरी तरह एहसास ही ना था। हो सकता है वो वापस चला गया हो, मिले बगैर। क्या खबर? आशी सोच में डूब गई। क्या मिले बगैर फ़रूक का चले जाना मुमकिन था? नहीं। इसका रुआं रुआं पकार उठा।
سربت کو شاید اس کی اس حالت پر رحم آ گیا. مسکراتے ہوئے بولی ٹھہرو، میں ابھی ڈاکٹر احمد سے پوچھ کر آتی ہوں فروغ واپس گیا کہ نہیں گیا. عاشی نے محبت اور عقیدت سے سربت کو دیکھا جو برابر مسکرائے جا رہی تھی، لیکن عاشی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا کیونکہ آج ڈاکٹر احمد ہسپتال آیا ہی نہ تھا، غالباً چھٹی لے رکھی تھی. ممی کھانا نہیں کھائیں گی، وہ کلب گئی ہیں، ڈنر ہے شاید ان کا. اچھا تم نہیں گئی؟ میری طبیعت کچھ اچھی نہ تھی. بظاہر تو اچھی بلی نظر آ رہی ہو. کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بھائی جان ناصر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی. مبشر بھی مسکرانے لگا. نئی طرز کے خوبصورت اور کشادہ ڈرائنگ روم کے صاف و شفاف میز پر کھانا چنا گیا تھا. صاف ستھرے لباس والے چاقو چوبند ملازم نے سوٹ کیس سے گرم گرم پلیٹیں نکال کر مبشر اور ناصر کے سامنے رکھ لی. ناصر نے چاولوں کی ڈش بائی کو پیش کی. مبشر نے دو چمچ چاول نکال لیے. بس اتنے تھوڑے سے چاول؟ بس ناصر آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. خیریت؟ مبشر نے ایک چمچہ سالن چاولوں پر ڈالا اور کانٹا اٹھا کر پلیٹ میں رکھ لیا. ناصر نے بھی حسب مرضی تھوڑی چیزیں اپنی پلیٹ میں لیتے ہوئے بھائی کی طرف دیکھا جو آج معمول کے مطابق چہچہا نہیں رہا تھا. کیا بات ہے بھیا؟ ناصر نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا ناصر تجسس سے اس کی طرف دیکھنے لگی. مبشر چپ چاپ کھا رہا تھا. ناصر سے دیکھ کر مسکرائی اور پھر اپنی خوبصورت آنکھوں کو شوخی سے گردش دیتے ہوئے بے باکی سے بولی آج پھر کسی لڑکی سے ٹکراؤ ہو گیا؟ بیوقوف کہیں گی. مبشر نے پیار سے بہن کو دیکھا تو پھر ناصر ہنسی. آپ پر اتنی سنجیدگی کیوں مسلط ہے؟ بات ہی ایسی ہے. مبشر نے چاول ختم کرتے ہوئے کہا. ملازم گرم گرم چپاتیاں لے آیا تھا. سفید رومال میں لپٹی چپاتی اس نے مبشر کے سامنے رکھ دی. اس نے ایک چپاتی نکالی اور بنا ہوا قیمہ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے نوالا توڑ دیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ ناصر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا. تقریباً 1.5 سال کے بعد ایک عزیز دوست سے ملاقات ہوئی. یہ تو خوشی کی بات ہے. آپ تو یوں بیان کر رہے ہیں جیسے کوئی حادثہ پیش آیا ہو. حادثے سے کچھ کم بھی نہیں. سیدھی طرح سے بات بتائیے. اپنے پلے یوں کچھ نہیں پڑنے والا. مبشر اس سے فروغ کے متعلق بتانے لگا. UK میں دونوں نے 3 سال اکٹھے گزارے تھے. دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب رہ چکے تھے. پاکستان واپس آنے کے بعد دونوں میں کچھ عرصہ خط و کتابت رہے لیکن خط لکھنے کے دونوں ہی چور تھے. آہستہ آہستہ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن دونوں ایک دوسرے کو بھولے نہیں. کل اچانک اس سے مل کر مبشر کو جس قدر خوشی ہوئی تھی اس نے ناصر کو بتا دیا. ناصر حیران سی ہو کر مبشر کا منہ دیکھ رہی تھی. جس دوست سے اتنی عقیدت اتنی محبت تھی جسے مل کر اس سے خوشی کا ایسا لمحہ میسر آیا تھا جس کی الفاظ میں بندش ممکن ہی نہ تھی تو پھر مبشر اتنا پریشان کیوں تھا؟ ناصر کو یہی جاننے کی الجھن ہو رہی تھی. اس لیے بھائی کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنا سوال کر دیا. تم سنو تو صحیح. مبشر بولا. اچھا. ہم دونوں نے ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھی. اچانک اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے شادی کر لی ہے یا نہیں. ناصر کھانا چھوڑ کر میز پر کونیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں الجائے ٹھوڑی کو ان کا سہارا دیے بڑے انہماک سے مبشر کی باتیں سن رہی تھی. اسے علم تھا کہ میں شادی کے لیے بڑا بےتاب تھا. مبشر نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا. لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی تو وہ خاصا حیران ہوا. نہ ہونے کی وجہ پوچھی. میں نے ڈاکٹر آشوا والا قصہ دہرایا. ناصر کے چہرے پر ایک رنگ آیا ایک گیا لیکن دل جمی سے باتیں سنتی رہی. مبشر نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. متاسف سا کھانا کھاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی. مجھے کیا علم تھا کہ وہ ڈاکٹر آشوا کے دامے محبت میں اسیر ہے اور عنقریب اس سے شادی کرنے والا ہے. اوہو. ناصر نے سر جھکاتے ہوئے پھر چھری کانٹا سنبھال لیا. ناصر کچھ نہ پوچھو. ڈاکٹر آشوا کے بارے میں میرے الفاظ سن کر اس کی جو حالت ہوئی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس بے رحم لمحے نے اس کی ساری زندگی شگفتگی سلپ کر لی ہے. اس کی حالت گماس تھی کہ ڈاکٹر آشوا سے وہ محبت کی انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. مبشر نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا. کرسی پر پیچھے کی طرف ہوتے ہوئے اس نے دھلا ہوا سفید نیپکن گھٹنوں سے اتار کر میز پر رکھ دیا. ملازم نے کانچ کے خوبصورت گلاس میں شیر گرم پانی انڈیل کر صاحب کے سامنے کر دیا. ناصر گمسم سی بیٹھی بڑا اشتہا کھائے جا رہی تھی. ڈاکٹر آشوا پر اس نے سنگین الزام لگا کر مبشر اور اپنی ماں کو اس رشتہ کرنے سے باز رکھا تھا. وہ ایسا نہ کرتی تو اس کی بے روی کا وہ گنونا داغ جسے مٹانے کے لیے وہ عاشی کے پاس جا چکی تھی سب کے سامنے آ جاتا. اس نے ایک فرضی سی کہانی بنا کر عاشی سے اس طرح منسوخ کر ڈالی تھی کہ ماں بیٹا نئی روشنی اور فیشن پرستی کے دل دادا ہونے کے باوجود عاشی کا نام تک سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے. اپنی جرم کی سنگینی اور سیاہی کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا گناہ عاشی سے وابستہ کر دیا تھا اور اپنی رازدار سہیلی آسیہ کو بطور گواہ بھی پیش کیا تھا. اس کے بعد سر آتی مصیبت یوں ٹل گئی تھی. لیکن جب بات اور تھی اپنی پناہ کے لیے اسے جھوٹ بولنا پڑا تھا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے عاشی پر کیچل اچھالنے کی ضرورت پیش آئی تھی. اب اس کا عاشی سے کوئی واسطہ کوئی تعلق کوئی بیر نہیں تھا. اگر مبشر کا دوست اس سے شادی کرنے کا ہوا ہے تو کرتا پھرے. نہ حق کی رخنہ اندازی کی ضرورت کیا تھی. مبشر کی باتیں سن کر وہ کافی دیر بعد
काफ़ी देर खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, आपको डॉक्टर आशफा के मुतालिक सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत थी? बेवकूफ़ कहीं की। मुबश्शिर ने बेख्तियारी से मेज़ की उंगलियों से बजाते हुए बोला, मुझे क्या इल्हाम होना था कि वो भी मिस आशफा के चक्कर में है? मैंने तो अपनी बात की थी, और वो भी सरसरी तौर पर, मजाक मजाक में, लेकिन मजाक कितना संजीदा हो जाएगा इसका मुझे क्या पता था? खुदा की कसम, जब से अब तक ऐसा पछतावा आ रहा है कि क्या बताऊँ। आपने जब महसूस कर लिया था तो बात गोल करके टाल देते। मुबश्शिर बेरंग सी हंसी हंसा, ठीक तो तुम कह रही हो। नासी का बंद ज़मीर आंखें खो रहा था। ये भी तो मुमकिन ना था, इतने अजीज़ दोस्त को जानते बूझते अंधेरे में रखना भी तो आईने दोस्ती खलूस के ख़िलाफ़ है। अगर लड़की का किरदार मेरे इल्म में ना होता, वो इससे शादी कर लेता, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ ना करता। देखभाल कर मक्खी निगलने क्यों कर देता। नासी, यही बात तो मेरी परेशानी का बास बनी हुई है। नासी चुप हो गई। वो तो आशी और आशी पर आयद करदा संगीत से इल्ज़ामात को कतन बोल चुकी थी। इसका मसला एक और डॉक्टर ने 500 रुपये के अवज़ बखूबी हल कर दिया था। खलिश ख़त्म हो चुकी थी, बात माजी के पर्दे में गुम हो चुकी थी, लेकिन अब आशी का मसला एक नए रंग से इसके सामने आ खड़ा हुआ था। वो कल रात आएगा। मुबश्शिर ने खामोशी के बाद यकदम कहा, कौन? नासी ने चौंक कर सर उठाया, मेरा दोस्त, रात खाने पर इसे मदऊ किया है। तुम आशफा के मुतालिक इसे सब कुछ बता देना। मैं ख्वाम खा वो घबराई। नासी, वो मेरा मुखलिस दोस्त है, हमें इसे इल्मी के अंधेरों में भटकने नहीं देना चाहिए। इसे सब कुछ ना बताना अखलाकी जुर्म होगा। नासी खुली खुली आंखों से मुबश्शिर को देखने लगी। तो क्या एक बार फिर इसे न करदा गुनाह डॉक्टर आशफा के किरदार पर कीचड़ उछालना पड़ेगा? वो बेचैनी से अपने हाथ मसलने लगी। मीठे की डिश इसी तरह पड़ी रही। मुबश्शिर ने इसे खाने की ख्वाहिश की ना। नासी ने, कल रात खाने का तुम ज़रा खानसामा को खुद ही समझा देना। मुबश्शिर कुर्सी पीछे धकेल कर उठते हुए बोला, मम्मी से भी कह देना। नासी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुर्सी पर बेहिस सी बैठी रही। अपने ही ख्यालात के उलझाओं ने इसे परेशान कर दिया था। वही मनगढ़ंत कहानी मुबश्शिर के दोस्त के सामने दोहराना कोई मुश्किल काम तो ना था, लेकिन चूंकि अब इसका अपना मफाद वाबस्ता ना था, इसलिए ज़मीर मलामत कर रहा था। मुबश्शिर खाने के कमरे से निकल गया। मुलाजिम ने खाली बर्तन उठाकर ट्रे में रख दी। नासिब भी उठ खड़ी हुई। वह इस वक्त बड़ी ही परेशान नजर आ रही थी। अपना गुनाह फेल जैसे हाल की यादों में यकसर फरमोश कर चुकी थी। निगाहों के सामने गुम रहा था। इसकी लग्जिश माजी के सीने में दफन हो चुकी थी। इसे क्या पता था कि गला मुर्दा फिर से उखड़ आएगा। परेशानी और पछतावे से वो निडाल सी होकर बिस्तर में जा गिरी। को इसने अपनी ज़िंदगी की रविश अब तक नहीं बदली थी। आज़ाद ख्याल और फैशन परस्ती इसका नस्बुल आइन थी। जबार के बाद सदीक के बाद अंसारी ज़िंदगी के रंगीन दौर में इसका साथ दे चुके थे, लेकिन अब वो बहुत मुहतात हो गई थी। किसी लग्ज़री की गुंजाइश नहीं रही थी। मर्दों से खुला मेल जोल और दोस्ती इसकी सोशल ज़िंदगी का जुजू था। माँ और भाई भी कभी रुकावट न बने थे। खुले बंदों जो जी चाहता करती, लेकिन अब कभी पहले सी लग्जिश का मौका नहीं आया था। सोचों में वो डूबी। कितनी देर जागती रही। ज़मीर बेचैन था। आशी की ज़िंदगी को दूसरी बार बिला कसूर इतने बड़े हादसे से हमकनार करना जुल्म ही तो था, लेकिन एक बार फिर से ये जुल्म करना था, वरना माजी के चेहरे पर डाला हुआ कफन फिर से सिर जता। अपने बचाव के लिए एक बार फिर से ज़मीर का गला घोंट कर वो खुद साख्ता कहानी मुबश्शिर के दोस्त को सुनाना थी। वो आखिरी फैसला करके सो गई, लेकिन जब सुबह इसकी आंख खुली तो रात के अंधेरे में क्या फैसला दिन की रोशनी में सरासर ज्यादती महसूस हुआ। मुबश्शिर दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकला ही था कि वह शब ख्वाबी के लिबास पर अपना गाउन पहने बरामदे में ही आ गई। भैया, आपने अपने दोस्त से जो कह दिया वही काफ़ी है। मैं अब मिस आशफा के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। बार बार किसी की पर्दादारी मुझसे ना हो सकेगी। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वो गुस्से से बोला, ये तो तुम्हारा अखलाकी फ़र्ज़ है। किसी की पर्दादारी का क्या मतलब? मेरा दोस्त तबाही के गार में खड़ा है और मैं तबाही के गार में गिर रहा है और मैं खामोशी से देखता रहूं। दोनों बहन भाई उलझ पड़े। मौत कितनी अज़ियतनाक होती है, इसका तजर्बा तो इसे बेशक था, लेकिन पिछली रात जो इसने गुजारी इसे महसूस हो रहा था जैसे कई अज़ियतनाक मौतों के सानहे बैक वक्त इस पर गुजर गए हों। बीती रात के खामोश लम्हे इसकी बेचैनियों के गवाह थे। गाइल की तरपदीद के काबिल थी। वो बेबस होकर तड़पता रहा और तड़प तड़ कर बेबस हुआ। चोट ताज़ा हो तो दर्द का कुछ ज़्यादा ही एहसास नहीं होता, लेकिन जो जो वक्त गुजरता चला जाए तकलीफ का एहसास बढ़ता ही जाता है। यही हाल फ़रूक का था। इसे यूँ लग रहा था जैसे वो मुस्तकिल रोगी है और ये रोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुलाजिम चाय की ट्रे लेकर कमरे में आया तो इसे एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है। वो खिड़की के करीब खड़ा था। शब्बे बेदारी से आंखें सुर्ख हो रही थी। पपोटे बोझल थे। चेहरे पर वीरानी थी। मुलाजिम ने चाय मेज़ पर रखकर हैरतज़दा नज़रों से इसकी तरफ देखा। फिर इसने एक सरसरी सी नज़र से कमरे का जायज़ा लिया। पलंग पोश चिकन आलूदा तो था, लेकिन इसे बिस्तर से हटाया नहीं गया था। फ़रूक के कपड़ों पर भी सलवटें आई, लेकिन इसने वही रात वाला सूट पहन रखा था। सिगरेट के बेशुमार छोटे बड़े टुकड़े इस ट्रे के अंदर और बाहर मेज़ पर बिखरे हुए थे। कुछ क्लीन पर भी पड़े थे। मुलाजिम इतना ना समझ तो नहीं था, जो कुछ ना समझता, लेकिन मालिक से पूछने की जरूरत भी ना थी। चुप खड़ा कभी फ़रूक और कभी कमरे की इन चीज़ों को जो फ़रूक की वहशत की गुमास थी देखने लगा। फ़रूक ने एक नया सिगरेट सुलगाया और आकर कुर्सी पर बैठ गया। मुलाजिम ने जल्दी से चाय की प्याली तैयार करके इसके सामने छोटी सी मेज़ सरका कर ऊपर रख दी। फ़रूक
اب تک جیسے ملازم کے وجود سے بے خبر تھا، قدرے سمجھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے چائے کی پیالی اٹھا لی۔ ملازم خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ تم جاؤ۔ فروخ نے تلخ سی چائے کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے کچھ تازگی محسوس کی۔ ملازم چلا گیا۔ فروخ سوچ میں ڈوبے ڈوبے گرم گرم چائے کا گھونٹ پینے لگا۔ آج شام اسے مبشر کے ہاں جانا تھا۔ کس لیے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ عاشق کے متعلق کچھ اور سننے کا وہ متحمل بھی ہو سکے گا جو کچھ مبشر نے بے خیالی میں کہہ دیا؟ کیا وہ ناکافی تھا؟ اس کا چین اور سکون تو سب اسی سے لٹ گیا تھا۔ اب کچھ اور سننے کی تاب و ہمت کہاں سے لائے گا؟ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے درد کو اپنے دل میں ہی سمیٹ کر رہ جائے گا۔ مبشر کے ہاں گیا بھی تو اس سلسلے میں کوئی بات پوچھے گا نہ کرے گا۔ مبشر کے ہاں جانے سے کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ سیدھا عاشق کے پاس جائے اور اسی ادائی دل فریب سے ڈس جانے والی ناگن کو جھنجھوڑ کر پوچھے کہ اس نے کس جرم کی ایسی سنگین سزا اسے دی ہے۔ عاشق کی نکھری شخصیت اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ ہاتھوں پر سر گڑاتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ مسکراتی ہوئی بولی بالی عاشق کا وجود نگاہوں میں سمٹ کر تھرکنے لگا۔ وہ ہر ادا سے نگاہوں کے سامنے آئی معصومیت اور پاکیزگی کے سائے منڈلائے۔ کوئی خلا، کوئی جول بھی تو ایسا نہ تھا جو قابل گرفت ہوتا، لیکن وہ ان الفاظ کا کیا کرتا جو مبشر نے بلا جانے کہ وہ عاشق سے محبت کرتا ہے بے تکلفی میں کہہ ڈالے تھے۔ اور پھر دھوکہ دینے والوں کا ظاہر و باطن ایک ہی ہو تو دھوکہ کون کھائے؟ یہ ظاہر اور دل فریبیاں، یہ ساختہ معصومیتیں ہی تو اسی لیے ڈوبی تھی۔ دماغ نے کی دلائل دے کر مبشر کی باتوں کو سچ بنا دیا۔ وہ غسلخانے میں چلا گیا۔ 15-20 منٹ بعد وہ شیو کرنے کے بعد کپڑے بھی تبدیل کر چکا تھا۔ کوٹ کی آستین قدرے کھینچ کر اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی وقت کافی تھا، مبشر ابھی گھر پہ ہی ہوگا نا، تو وہ اسلام آباد جا کر اسے دفتر سے لے آئے گا۔ رات تک صبر سے انتظار کرنا اسے ممکن نہ تھا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، دماغ چکرا رہا تھا، آنکھوں میں خمار ٹوٹ رہا تھا۔ بے چارگی کا مرکہ بنے وہ کمرے سے باہر نکلا اور کچھ ہی دیر بعد اس کی گاڑی مبشر کے بتائے ہوئے پتے پر تیزی سے جا رہی تھی۔ کشادہ سڑک کے دونوں طرف کوٹھی اور بنگلوں کے سلسلے دور تک چلے گئے۔ سورج نکل آیا تھا اور تازہ دم دھوپ سے فضل بڑی شگفتہ ہو رہی تھی۔ سردی دھوپ سے حرارت پا کر نکھر رہی تھی، لیکن موسم کے حسن کا اسے قطعاً احساس نہ تھا۔ وہ تو اس مقام کی طرف جا رہا تھا جہاں اسے کچھ اور ذہنی دھچکے کھانے تھے، کچھ اور چوٹیں سہنی تھی۔ اس کا پیار امر تھا، اس لیے تو یہ آخری بار بھی سہ لینے کی ٹھانی تھی۔ گیٹ پر گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے اس نے کوٹھی کا نمبر دیکھا، وہی تھا جو مبشر نے بتایا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ موڑا۔ کھلے گیٹ کے اندر لے جاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس گیٹ پر وہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ حواس مختل نہ ہوتے تو وہ پہلے ہی لمحہ وہ جان جاتا کہ کب یہاں آیا تھا۔ اب دماغ پر زور دینا پڑا اور اسے یاد آ گیا کہ وہ ناصرہ کو یہاں چھوڑنے آیا تھا۔ ناسی تمہیں سب کچھ بتا دے گی، مبشر کا جملہ اس کے کانوں میں گونج گیا۔ تو ناصرہ ناسی تھی اور وہ مبشر کی بہن تھی، اس نے سوچا اور گاڑی پورچ میں لے آیا۔ برآمدے میں مبشر ناسی اس معاملے میں الجھ رہے تھے۔ گاڑی دیکھتی ہی مبشر نے ناسی سے کہا تو وہ اسی وقت آ گیا۔ جاؤ تم جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو۔ کون؟ ناسی نے گردن موڑ کر گاڑی میں بیٹھے نوجوان کو دیکھا اور پھر فرتے مسرت سے اس کے ہونٹوں سے چیخ سی نکل گئی۔ وہ تو فروخ تھا، فروخ جو پچھلے چند دنوں سے اس کے خیالوں میں رنگ بڑھ رہا تھا، جسے وہ صرف 2 بار ملی تھی لیکن ہمیشہ ملنے کی آرزو شدت سے محسوس کی تھی۔ رات نیندوں کو وہی تو مہکا رہا تھا، دن اس کے خیالوں سے سہانے تھے۔ مبشر لپ کر گاڑی کی طرف آیا اور ناسا کسی نغمے کی طرح گنگناتی اور ہوا کے خوش گوار جھونکوں کی طرح لہراتی کھلے دروازے کے اندر غائب ہو گئی۔ گاڑی سے نکلتے ہی فروخ نے مبشر سے مصافحہ کیا اور مسکرایا، لیکن یہ مسکراہٹ زخمی سی تھی۔ مبشر نے حیران سی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کسی آنکھ میں اٹکا بے بس سا آنسو لگ رہا تھا۔ مبشر کو دلی رنج ہوا۔ کل شام کو فروخ اس وقت سامنے کھڑے فروخ سے کتنا مختلف تھا۔ تم نے رات بھر میں اپنی یہ حالت بنا لی۔ خدا کی قسم میں متاسف ہوں، لیکن تمہیں اب اندھیرے میں رکھنا بھی تو ظلم ہے۔ مبشر افسردگی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا۔ فروخ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس کا دل رویا۔ چھپے آنسوؤں سے تو مسکراہٹ کتنی دلفگار ہوتی ہے۔ بڑے بڑے شیشوں کے دروازوں والا خوبصورتی سے آراستہ ڈرائنگ روم ملازم نے کھول دیا۔ ملازم فروخ کے ساتھ اندر آ گیا۔ مبشر نے باڑی پردے کھینچ دیا اور شیشوں سے چھن چھن کر سنہری دھوپ اندر آنے لگی۔ میں دفتر جا رہا تھا۔ فوم کے نرم صوفے پر فروخ کے برابر بیٹھتے ہوئے مبشر بولا۔ فروخ کی زبان تو جیسے کنگ ہو چکی تھی، کچھ بھی نہ بولا۔ نظریں خلاؤں میں کچھ تلاش کر رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وزنی چٹانوں تلے دب چکا ہو، چیخنے کی بھی صورت نہ رہی ہو۔ فکر نہ کرو دوست، مبشر نے فروخ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ چاہتا ہے۔ تمہاری حالت سے ظاہر ہے کہ تم اس لڑکی کو کیا سمجھ بیٹھے ہو۔ فروخ نے گہری سانس لی۔ سینے میں اتنے طوفان گڈ مڈ تھے کہ وہ ٹھیک طرح سے سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ ناسی مجھ سے لڑ رہی تھی۔ رات بھی جب سے میں نے اسے سارا واقعہ بتایا تو مجھ سے الجھ پڑی۔ پگلی کہتی ہے خواہ مخواہ کسی کی پردہ داری کرنے سے کیا فائدہ۔ ابھی برآمدے میں بھی مجھ سے اسی بات پر الجھ رہی تھی کہ میں آپ کے دوست کو مس آشوا کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مبشر جانے کیا کہتا رہا۔ فروخ چپ چاپ خلاؤں میں گھورتا رہا۔ خدا جانے وہ اس کی باتیں سن بھی رہا تھا یا نہیں۔
میں ذرا ٹیلی فون کر دوں، مبشر اٹھا۔ فروغ نے صوفے کی پشت پر سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اسے کیا ہو رہا تھا وہ خود بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آفس ٹیلی فون کر کے مبشر نے ملازم کو چائے کے لیے کہا اور پھر ناسی کے کمرے میں اسے بلانے گیا۔ وہ مسرتوں کی اچانک یلغار سے بہکی جا رہی تھی۔ مبشر کے دوست کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ دم توڑ چکا تھا۔ قدرت نے اس کا پسندیدہ اشکار اس کی جولی میں ڈال ڈالا تھا۔ اب تو اسے بدزن کرنے کے لیے وہ اپنی ساری دماغی صلاحیتیں بروکار لانے کا سوچ رہی تھی۔ پہلے تو اپنے تحفظ کے لیے اس نے جھوٹ بولا تھا، اب تو اپنی زندگی کو نکھارنے اور حسن بخشنے کے لیے وہ بہت کچھ کر گزرنے والی تھی۔ اسے جلدی سے تیار ہونے کا کہہ کر مبشر ناسی کے جذبات سے بے خبر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں اس نے جو منظر دیکھا، اس کے دل میں فروغ کے لیے رحم و ہمدردی کے جذبات مچلنے لگے۔ آہستگی سے دروازہ پھیر کر وہ پنجوں کے بل چلتا صوفے پر جا بیٹھا۔ صوفے کی پشت پر سر ٹکاتے فروغ بے خبر سو رہا تھا۔ کتنی حسرت برس رہی تھی اس کے چہرے پر، کتنا سوگوار نظر آ رہا تھا، وہ کتنا دکھی، کتنا مظلوم دکھائی دے رہا تھا بیچارہ۔ کفے افسوس ملتے ہوئے مبشر ڈاکٹر آشفا کو دل میں کوسنے لگا۔ زہریلی ناگن جس نے اس کی اتنے عزیز دوست کو بے موت مار ڈالا تھا، ستم کے وار دل مضطرب نے رہ رکھ کر سہے۔ ذہن میں اس قدر مسموم ہو چکا تھا کہ کمان سے نکلا ہر تیر نشانے پر بیٹھا۔ شکاری مشاق تھا، شکار معصوم اور انجان، تیر نشانے پر بیٹھنا ہی تو تھا۔ ناصرہ بظاہر بیگانہ بنی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ بالوں کا انداز اور لباس کی دلکشی دعوت نظارہ تھی، لیکن فروغ کو تو اس وقت اپنے آپ کا بھی ہوش نہ تھا۔ یہ دعوت نظر بے محل تھی۔ اوہ آپ! ناسی نے ساختہ حیرانگی سے فروغ کو دیکھتے ہی کہا۔ 35 منٹ کی خوب گہری نیند سے وہ کچھ ہی دیر پہلے بیدار ہوا تھا۔ آنکھوں میں ادھوری نیند کی سرخی اور رات بھر کی تھکان مچل رہی تھی۔ چائے کی پیالی سامنے رکھی تھی۔ مبشر نے بڑے اصرار سے اسے چائے کے چند گھونٹ حلق سے اتارنے پر مجبور کیا تھا۔ فروغ ناصرہ کو دیکھ کر خوفزدہ سا نظر آیا، اس لیے نہیں کہ ناصرہ کے لگاؤ کے بڑھنے کا خطرہ محسوس ہوا تھا۔ خوف کی لہر تو اس خیال سے اٹھی تھی کہ ابھی بھی ناصرہ عاشق گنونے کردار سے جانے کتنے پردے اٹھا دے گی۔ میرے عزیز دوست فروغ، مبشر نے ناصرہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے جانتی ہوں۔ ناصرہ ایک ادائے نہ سے مسکراتی مبشر کے سامنے جا بیٹھی۔ تم کیسے جانتی ہو؟ مبشر نے اس کی طرف دیکھا۔ اگلے دن میری گاڑی اسلام آباد کے راستے میں جو خراب ہو گئی تھی، یہی صاحب مجھے گھر پہنچانے آئے تھے۔ ناصرہ نے اس انداز میں کہا جیسے فروغ کی ہرما نصیبی کے راز سے قطعاً آشنا نہ ہو۔ بہت خوب، مبشر نے خوش دلی کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ تم مجھ سے بھی پہلے ان سے مل چکی۔ فروغ نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اپنی مسکراہٹ میں زندگی کے سب سے بڑے کرب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے مبشر اور ناصرہ کی طرف دیکھا۔ رات میں انہی کا ذکر کر رہا تھا ناصرہ، مبشر نے کہا۔ فروغ کا سر جھک گیا۔ ہائے اللہ! ناصرہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ تسنا اور بناوٹ کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اف کی صدا نکالی اور پھر خاموشی سے فروغ کو دیکھنے لگی، یوں جیسے دلی صدمے سے زبان کنگ ہو گئی ہو۔ فروغ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ ندامت کا احساس اتنا شدید تھا کہ اس کے کانوں کی لوئیں تمتما اٹھی۔ اسے یوں لگا جیسے عاشق کا کردار نہیں خود وہ سر عام برہنہ ہو گیا ہو۔ بڑے دکھ سے اس نے یہاں آنے کی غلطی کو محسوس کیا۔ ناصرہ نے بڑی شارطرانہ چال چلی۔ مبشر نے عاشق کا ذکر چھیڑا ہی تھا کہ فروغ کا اضطراب وہ بانپ گئی۔ تیزی سے بولی، چھوڑیے بھیا اس قصے کو، آپ نے ناحق بات کر دی، آپ نے یقیناً انہیں بہت بڑا صدمہ پہنچایا ہے۔ پھر وہی صبح والی بحث شروع کر دی۔ مبشر نے غضبناک لہجے میں کہا، 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ اب انہیں اندھیرے میں رکھنا سراسر ظلم اور زیادتی ہے، تو پھر خود ہی کہتے رہیے، میں تو سب کچھ بتا بھی نہ سکوں گی۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے شرمگی لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں، آپ انہیں پوری تفصیل سے ساری کہانی سنا دیجیے۔ اتنا کہہ دوں کہ اس سے بڑا اور ظلم آپ اپنے دوست پر نہیں کر سکیں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مبشر اس کا منہ دیکھنے لگا۔ فروغ انگلیوں میں سگریٹ اور انگوٹھے سے کنپٹی دبائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ناصرہ سچ کہہ رہی ہے مبشر۔ فروغ نے پہلی بار زبان کھولی۔ اس کی آنکھیں شدت کرب سے پھٹ جانے کو تھی، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور کنپٹیاں تپ رہی تھی۔ جو سن چکا تھا وہ کافی سے زیادہ ہے، آپ جلد بازی سے کام نہ لیں فروغ صاحب۔ ناصرہ نے دلی ہمدردی کا اظہار باکمال اداکاری کی۔ ہو سکتا ہے ہماری معلومات غلط ہو ناسی، مبشر نے سختی سے ڈانٹا۔ تمہاری باتیں دوستی کے اصولوں کے خلاف ہیں بھیا، آپ تو وہ جیسے لاجواب ہو گئی۔ ناصرہ، مبشر خلوص سے مجبور ہو کر پھر جیسے چیخ پڑا۔ ڈاکٹر آشفا کے سب سے گنونے جرم سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی تم اسے ایسا مشورہ دے رہی ہو؟ فروغ، وہ لڑکی اپنی نسوانیت تک رون چکی ہے۔ مبشر، ایک بے آواز سی چیخ فروغ کے ہونٹوں سے نکلی۔ اس نے گھومتا ہوا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، سگریٹ کلین پر گر گیا، جسے ناصرہ نے دیکھتے ہی اٹھا کر ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ بھیا آپ نے بھی حد کر دی، ناصرہ تیزی سے بولی، اور مبشر کو بھی جیسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، بے تابی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ فروغ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے کئی منزلہ عمارت کے گرنے سے اس کے ملبے کے نیچے آ چکا ہو۔ آواز تک نہ نکل سکی، ہونٹوں سے سانس تک لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اس کا چوڑا چکلا صحت مند جسم جیسے زلزلے کے شدید جھٹکوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔
कुछ देर खामोशी रही, फिर नासरा उठकर बड़ी बेतकल्फी से फ़रूक के करीब ही आ गई। मुबशर भी सोफ़े के बाजू पर झुक गया। दोनों फ़रूक से दिली हमदर्दी का इजहार करने लगे। मुबशर के अल्फाज में खलूस था और नासरा नमाशी हमदर्दी में खलूस का रंग बड़ी चाबकदस्ती से बढ़ रही थी। मुबशर और नासरा ने दिलजोई और हमदर्दी का जो मुजाहरा किया, फ़रूक की सदमे से चूर चूर ज़ात कदरे सहारा पा गई। ज़ख्मों पर फाही रखने में नासरा ने तो किसी माहिर और मुश्ताक डॉक्टर से भी बढ़कर अहम किरदार अदा किया। कुछ ही देर में फ़रूक अपने आप में इस हद तक ज़रूर आ गया था कि वो अपने जय क़याम तक पहुंच सके, लेकिन नासरा ने इसे जाने नहीं दिया। मुबशर से मुखातिब होकर बोली, भैया इन्हें फ़िलहाल तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं कुछ करना बैठे। अपनी ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, अभी ज़हनी तवाज़ुन ठीक है मिस नासरा। फ़रूक की आवाज़ जैसे कब्र से आ रही थी। फिर भी हमने आपको तनहा नहीं छोड़ सकते, नासरा ने बड़ी अपनाइयत से कहा। खाना यही खाइएगा, आपको ज़रूरत महसूस नहीं करता, फ़रूक ने डूबते लड़खड़ाते लहजे में कहा। वो जाने को खड़ा हुआ था, लेकिन अब चंद लम्हे खड़ा रहने पर ही वो अपना बार संभालने में दिक्कत महसूस कर रहा था। टांगें कांप रही थी। मुबशर ने भी इसरार किया तो वो मिट्टी के तोगदे की तरह सोफे पर ढेर हो गया। नासरा ने बातों का मौजू फेर दिया, बड़े खुशगवार अंदाज से इधर उधर की बातें करने लगी, जैसे किसी बच्चे को बहलावा दे रही हो। मुबशर बहन की कारकर्दगी से खूब मुतमिन हो गया। थोड़ी देर बाद इनकी मम्मी भी इनकी महफिल में शरीक हो गई। इन्हें किसी मामले का इल्म नहीं था। मुबशर और नासरा ने भी मुहतात रवि से काम लिया। फ़रूक ने भी अपना आप संभाल लिया। अपना दुख आखिर अपना ही था, ख्वामखा दूसरों पर जाहिर करने से अच्छा नहीं लग रहा था। नए दौर की उदेर उम्र मम्मी शगुफ्ता मजाज थी। इनके आने से महफिल का रंग ही बदल गया था। फ़रूक के तूफ़ानी जज्बात सीने में सिमट गए थे और वो मम्मी की बातों में अमली तौर पर ना सही हूँ हाँ करके हिस्सा लेने लगा। दोपहर का खाना फ़रूक ने इन्हीं लोगों के साथ खाया। मुबशर और नासरा की मुखलिसाना हमदर्दियों से वो इनका अकीदतमंद नज़र आने लगा था। इनसे बढ़कर कोई गम गस्सार शायद इसे कभी मिल ही ना सकता। कितना दुख मान लिया था दोनों बहन भाइयों ने। खाने के बाद तीनों बाहर चमन में आ बैठे। चमकीली धूप जिसम में नई हरारत पैदा करने लगी थी। बड़ा ही खुशगवार मौसम था। कहवे का दौर चलने लगा। नासरा ने जितनी बार कहवे की प्याली फ़रूक को पेश की वो शुक्रिया कह कर लेता रहा। नासरा को कामयाबी की जगमगाती मंजिल अपने बहुत करीब नजर आने लगी थी। फ़रूक की दुनिया में तो इस मंजिल का कहीं दूर दूर तक निशान न था। वो तो अपनी तहो बला होती दुनिया में कुछ इस तरह खोया हुआ था कि शायद महसूस ही नहीं कर रहा था कि वो कहवे की प्याली पर प्याली हल्क में उंडेलता जा रहा है। फ़रूक और मुबशर दोनों आमने सामने बैठे रहे। मुबशर यूके में गुजरे कई किस्से दोहरा रहा था। नासरा भी करीब बैठी बड़े इन्हेमाक और शौक से बातें सुन रही थी। फ़रूक के साथ इसने सिवाय हमदर्दी के अपने किसी खुफिया जज्बात के लगाव को ज़ाहिर नहीं होने दिया था। शायद इसलिए फ़रूक दोनों का मुतक़िद नज़र आ रहा था, शुक्रगुजार नज़र आ रहा था। कुछ देर बाद फ़रूक जाने के लिए उठा। मुबशर मिसर हो गया था, लेकिन अब इसने जाने की ठान ली थी। वैसे भी सुबह से अब कुछ बेहतर ही दिखाई दे रहा था। आराम करने की ज़रूरत भी महसूस हो रही थी, इसलिए मुबशर ने इसकी बात मान ली। कल आओगे ना? इसने भी उठते हुए कहा। कोशिश करूँगा। अच्छा, मैं खुद ही शाम को पता करूँगा तुम्हारा। वहाँ हंसकर बोला। फ़रूक भी जवाबन मुस्कुराया। दिल की हालत तो अब भी गैर थी, लेकिन रस्म दुनिया भी तो निभाना थी। फ़रूक साहिब, मुझे आप रास्ता में ड्रॉप कर देंगे? नासरा को अचानक जैसे कुछ याद आ गया। मरी रोड पर रियाल्टो के करीब। फ़रूक का क्या इनकार हो सकता था? इसने भी तो इसी रास्ते से जाना था। कहाँ जाना है? मुबशर ने पूछा। भैया रुखसाना इंतज़ार कर रही होगी। इसने अपनी राजदा दोस्त का नाम लिया। मैंने इसे सुबह ही सुबह आने का कहा था। फ़रूक बेचैनी से चमन में टहलने लगा और नासरा 2 मिनट में तैयार होकर आने का कहकर अंदर चली गई। सारा रास्ता नासरा ने किसी लगाव का मुजाहरा नहीं किया। बेतकल्फ दोस्तों की तरह बेतकल्फी से बातें करती रही। आशी के मतलब इस अंदाज से जहर उगला कि फ़रूक से इसे इसकी पुरखलूस हमदर्दी से ही तबीर करता रहा। गाड़ी में पेट्रोल तकरीबन ख़त्म था। फ़रूक ने सड़क के किनारे पेट्रोल पंप का रुख किया। दो गाड़ियाँ पहले ही खड़ी थी, इसलिए इसे कुछ देर इंतजार करना पड़ा और ऐन इसी वक्त सड़क के दूसरी तरफ वो टैक्सी ट्रैफिक की वजह से रुक गई, जिसमें सरवत और राशि अस्पताल से सदर जा रही थी। नुसरत की चंद चीज़ें खरीदना थी, इसलिए छुट्टी होते ही दोनों ने बाजार जाने का प्रोग्राम बनाया था। आशी खिड़की के इस तरफ बैठी थी जिससे सामने वाले पेट्रोल पंप पर नज़र सीधी पड़ती थी। इत्तफाक ही था जो इसने इसकी तरफ देखा। गाड़ी फ़रूक की ना होती तो शायद इसे अहमद समझकर वो साथ बैठी लड़की को नज़रअंदाज कर देती, लेकिन इसका तो दिल दरक कर जैसे सीने से बाहर निकलने को मचल उठा। फ़रूक के साथ बैठी इसकी लड़की इसकी जानी पहचानी थी। भला इसे पहचानना भी तो आशी के लिए मुश्किल ना था। सरवत अपनी ही बातों में मगन थी। इसने आशी को देखा ना इसके बदलते रंग को। पेट्रोल लेकर वो गाड़ी निकल गई। ट्रैफिक यहाँ भी रवा दवा हो गई। चलती टैक्सी से सर निकालकर आशी ने मुखालिफ सिमत तेज़ी से जाती गाड़ी को देखा और इसकी दुनिया जैसे डगमगाने लगी। महम की भी कोई हद होती है आशी। ठीक है, वो फ़रूक ही होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब तुम समझती हो कि तुम्हारे सिवा इसके साथ बैठने का किसी और लड़की को कोई हक ही नहीं रहा। सरवत की आंखों में शोख शरीर मुस्कुराहट थी, लेकिन आशी बदस्तूर परेशान थी। जब से इसने फ़रूक को इस लड़की के साथ गाड़ी में देखा था, इसका दिल डूबने लगा था। सदर 2-1 दुकानों पर मतलबा चीज़ें देखने तक इसने हौसले से काम लिया, लेकिन जब सरवर ने हंसकर इसके अचानक गायब हो जाने का मजाक किया तो वो घर के वापस चलने का इसरार करने लगी। साड़ी
बात इसने रास्ते में सरवत से कह दी। सरवत के लिए ये बात हादसा नहीं थी, इसलिए वो आशी को छीने में लुत्फ महसूस करने लगी। वो आशी के साथ ही इसके यहाँ आ गई। आशी की अम्मी से मिलने के बाद वो इसके कमरे में चली आई। मुलाजमा को चाय कमरे में लाने का कहकर आशी यहीं आ चुकी थी। दोनों चाय पीते हुए फिर फ़रूक की बातें करने लगी। सरवत शोखी से मुस्कुरा रही थी। आशी की परेशानी हाल पर इसे रहम नहीं, हंसी आ रही थी। सरवत, तुम मजाक के मूड में हो और मेरा जैसे दिल बैठा जा रहा है। आशी ने प्याली में चीनी डालते हुए कहा, खुदा जाने तुझे क्या हो रहा है। अब इसका क्या करूं कि जिस मकाम से तुम गुजर रही हो अपने गुजरने का इत्फाक हो सकता है ना इम्कान। कैसे जान लूं कि तुम्हें क्या हो रहा है। सरवर ने फिर शौकी से इसे देखते हुए मजाक उड़ाया और मज़े से ताज़ा समोसा उठाकर खाने लगी। वह कल शाम मेरे पास आया भी नहीं, परसों भी काफ़ी देर के बाद आया। ज़रूर कहीं आशी बात अधूरी छोड़कर चुप हो गई। डॉक्टर अहमद की बात सच ही मालूम होती है। सरवत ने हंसी जब्त करते हुए इसे छिड़ा। ये फ़रूक साहब लड़कियों से दोस्ती करने के माहिर दिखाई देते हैं। आशी ने घबराकर सरवत को देखा जो बड़ी बेदर्दी से मुस्कुराई जा रही थी। आशी के दिल पर तो आड़े चढ़ रहे थे और इसे हंसी सूझ रही थी। अच्छी दोस्ती थी। आशी को शायद पहली बार सरवत पर गुस्सा आया। बड़ी तलही से इसे गुड़ा, लेकिन वो भी पक्की ढीठ वाक़या हुई थी। जवाबन खिलखिलाकर हंस पड़ी। आशी खामोशी से चाय पीने लगी। सरवत ने कदर संजीदा होने की कोशिश की। बैग से अपना दस्ती रुमाल निकालते हुए इसने आशी पर निगाह डाली और फिर बोली, आज फ़रूक आया तो निपट लेना। इतना बदख्वास होने की क्या ज़रूरत है। और अगर आज भी ना आया तो यकीन कर लेना कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजार रहा है। सरवत, जी। आशी ने इसकी हाजिर जवाबी पर बुरा सा मुंह बना लिया था। चिढ़कर बोली, इसके साथ जो लड़की बैठी थी तुम नहीं जानती वो कौन थी। तुम जानती हो बहुत अच्छी तरह। अब सरवत संजीदा नजर आने लगी। आशी की फसर्दगी से भी कुछ मरऊब थी। आशी ने लड़की के बारे में जिस लहजा में बताया था वो मशकूक था, इसलिए सरवत रुमाल से अपने होंठ साफ करते हुए पूरी तवज्जो से आशी की बात सुनने पर अज़मंद नजर आई। आशी बेख्याली में अपने हाथ के नाखून दांतों से काटे जा रही थी। कौन है वो लड़की? आशी सारा वाक़या आशी ने सरवत के गोश गुजार कर दिया। सरवत आंखें फाड़े आशी की बातें सुन रही थी। अपनी मंगनी का अधूरा किस्सा वो पहले भी सरवत को बता चुकी थी, लेकिन अब पूरी वजाहत से बताया कि मुबशर हसन की इस बहन की वजह से वो बात आई गई हो गई थी। क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पहचान लिया था। वो लड़की फ़रूक की गाड़ी में इसके साथ बैठी देखकर समझ लो मेरी क्या हालत हो रही होगी। आशी ने सरवत को मुतासरा होते देखकर हौसला पाया। वाकई सवारा लड़की का फ़रूक से क्या तल्लुक। सरवत सोच में डूब गई। आशी की परेशानी देख देखकर इसे हमदर्दी सी होने लगी थी, लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद सरवत यकदम बोली, आशी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो लड़की फ़रूक की कोई अजीज़ हो। इनके एक चाचा भी तो यहीं पिंडी में रहते हैं। हो सकता है वो फ़रूक की चचाजाद बहन हो। तुम गलत रंग में सोच कर अपना दिमाग ख़राब ना करो। सरवत की बात भी मकबूल थी। आशी के दिल ने तो इस मकबूलियत को कबूल नहीं किया। हाँ, दिमाग इस दलील को मान गया। डगमगाती दुनिया को सहारा ही दरकार था। वो मिल गया। आशी ने जहन से सारे वसवसे झटक दिया। फ़रूक की मोहब्बत बकौल इसके मोंगे की चट्टान थी। इस चट्टान की सख्ती से वो आगाह भी थी। फिर डावाडोल होना बेमैनी ही तो था। सरवत ने इसे तसलियाँ दी। आशी संभल गई। कुछ वक्त दोनों ने इकट्ठे गुजारा। फिर सरवत उठी। आशी को भी क्लिनिक जाना था, इसलिए सरवत को रोका नहीं। मुलाजिम को टैक्सी के लिए कह दिया। हौसला भी होना चाहिए आशी, सरवत ने शौकी से कहा। अशाक तो बड़े दिल गुर्दे वाले होते हैं, तुम तो बस यूं ही। आशी मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट बेरंग सी थी। इत्मीनान की कोशिश ज़रूरी थी, लेकिन पूरा इत्मीनान अभी मिला नहीं था। सरवत के जाने के बाद वो अम्मी के पास आ बैठी। अम्मी को इन दिनों आसिफ की शादी की चीज़ें इकट्ठी करने की धुन थी। बाहर में शादी कर लेने का इरादा था। गो आसिफ इस बात का सख्ती से मुखालिफ था कि आशी से पहले शादी कर ले। बहन के हाथ पीले करना मुकद्दम था, लेकिन अम्मी कहाँ सुनती थी। आशी का नसीब जब जागेगा इसकी भी हो जाएगी, लेकिन कौन जानता था कि आशी का नसीबा तो सो जाने पर माइल हो रहा था। थकी थकी आशी काफ़ी देर अम्मी के पलंग पर सुकरी सिमटी पड़ी रही। तबीयत सुस्त हो रही थी। अम्मी ने आज क्लिनिक से छुट्टी करने को कहा, लेकिन आशी क्यों करना जाती। वो तो लम्हा लम्हा गुजरने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वक्त मुकर्ररा पर वो उठी और क्लिनिक जाने की तैयारी करने लगी। गर्म पानी से मुंह हाथ धोकर इसने दूसरे कपड़े निकाले, लिबास तब्दील किया। बालों को आरास्ता करने के बाद इसने हाथों को नरम करने के लिए क्रीम वगैरह इस्तेमाल की और फिर अपनी पसंद की चकचला की शीशी उठाकर कपड़ों को हल्का हल्का मुअत्तर किया। सारे काम करते वक्त इसका ज़हन एक ही सोच में उलझा हुआ था। इस सोच को खुशगवार बनाने की वो कोशिश ज़रूर कर रही थी। टैक्सी आ गई। वो अपना बैग और कोट उठाकर सहन में आ गई। फ़रूक से आज जी भरकर लड़ने का मूड बन रहा था। बाहर जाते जाते इसने अम्मी से कह दिया कि हो सकता है वो देर से घर लौटे, फिक्र ना करें। वो जानती थी न लड़ाई के बाद सुलह करते करते काफ़ी वक्त लग जाएगा। क्लिनिक साथ जाने वाली मुलाजमा भी आ गई थी। आशी का बैग पकड़कर वो इसके साथ ही टैक्सी में आ बैठी। आज मरीज़ कुछ ज़्यादा ही थे। आशी जल्द अज जल्द इनसे निपट लेना चाहती थी ताकि फ़रूक के आने तक क्लिनिक खाली हो जाए और गिले शिकवे करने में वो पूरी तरह आज़ाद हो। साथ साथ के नाम मालूम सा खूब भी जहन पर मुसल्लत था। अगर वो आया ही नहीं तो क्या होगा। अभी 2-3 मरीज़ देखना बाकी थे। बच्चे वाली नौजवान औरत को नुस्खा लिखकर अभी हदायत ही दे रही थी कि खटाक से पिछला दरवाज़ा खुला। आशी समझ गई कि फ़रूक आ गया है, लेकिन बड़े अनजान पने से चेहरे पर आसार
سارے حیرت پیدا کرتے ہوئے اس نے سر گما کر پیچھے دیکھا۔ عاشی سمجھ گئی کہ فروغ آ گیا ہے، لیکن بڑے انجان پنے سے چہرے پر اثار حیرت پیدا کرتے ہوئے اس نے سر گما کر پیچھے دیکھا۔ وہ آ گیا تھا۔ عاشی اس سے بے طرح ناراض تھی۔ ناراضگی کا اظہار اس نے لاپرواہی برت کر ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ بیگانہ بنی مریض کو دوائی اور خوراک کے بارے میں بتانے لگی۔ نرس راستہ دوسرے مریض کو اندر لانے ہی والی تھی۔ فروغ کو دیکھ کر مریضہ کو ادھر ہی روک دیا۔ وہ اب عاشی اور فروغ کے تعلقات سے باخبر تھی۔ اندر آنے والی مریضہ کو باہر کرتے ہوئے دروازہ پھیر کر وہ خود بھی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ فروغ گھوم کر میز کے دوسری طرف عاشی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میز کے کناروں کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ اپنے بازوؤں پر بوجھ ڈالتے ہوئے قدرے جھک گیا۔ عاشی نے غصے کے اظہار کے طور پر منہ بنا لیا اور اپنے پین کے سیرے سے کھیلتے ہوئے وہ کرسی کو پیچھے کو ہو گئی۔ وہ جلتی ہوئی کہرلو نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی بھی بار محسوس ہوئی۔ عاشی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلی نظر میں جیسے پہچاننا ہی نہیں، دوسری نگاہ اس کے چہرے پر جم گئی۔ بلا ارادہ عاشی آگے ہو کر میز پر بازو رکھتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کل کیوں نہ آئے؟ عاشی نے بوجھل لمحوں سے گھبرا کر کہہ دیا، جیسے کچھ نہ کچھ کہہ دینا انتہائی ضروری تھا۔ انتظار نے تو ہمارا چین و سکون لوٹ لیا ہوگا۔ فروغ کی آواز نہ تھی، ابلتا ہوا لاوا تھی جو جہاں بہہ کر گیا تباہی اور بربادی پھیلاتا گیا۔ عاشی خراسا ہو کر اپنی خوبصورت آنکھوں کے دریچے واقعی اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش میں بے تاب و بے قرار نظر آنے لگی۔ فروغ سرتاپا بدلا ہوا تھا، آنکھیں سرخ اور پٹے بوجھل تھے، چہرے پر ویرانی مسلط تھی، رنگ پھیکا پھیکا تھا۔ ہاتھوں کی بے چین لرزش بتا رہی تھی کہ وہ اندرونی خلفشار کو بمشکل سہارا دیے ہوئے ہے۔ عاشی، اس نے ایک دھماکے سے کہا۔ عاشی نے حیرانگی سے پھر اس کی طرف دیکھا۔ ہوا کچھ ضرور تھا، یہ تو وہ سمجھ گئی تھی، لیکن کیا ہوا تھا؟ اس کا علم اس سے کہاں تھا؟ مبشر حسن کو جانتی ہو؟ وہ رک رک کر اور گٹ گٹ کر بولا، جی۔ عاشی کا دل کانپ گیا۔ مبشر حسن کی بہن کو کل فروغ کے ساتھ نہ دیکھا ہوتا تو شاید اسے معاملے کی سنگینی کا متعلق احساس نہ ہوتا، لیکن اب وہ معاملے کی نوعیت سمجھ رہی تھی، پوری طرح نہ صحیح کچھ صحیح جانتی ہو اسے۔ اس نے یوں کہا جیسے وقت نزاع ہونٹوں سے کوئی بے ربط الفاظ پسر رہے تھے۔ عاشی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اسے تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ تمہارے لیے اس کا پیغام آیا تھا؟ وہ یکدم غضبناک ہو کر بولا۔ ہاں، ہونٹوں نے آواز کو شکل دے دی۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہ رشتہ طے کیوں نہ ہوا؟ جبکہ مبشر حسن ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ بھی ہے، اس نے وکیلوں کی طرح جرح کرتے ہوئے پوچھا۔ عاشی اس بے تک کے سوال کا کیا جواب دیتی؟ اس کا دماغ تو سن ہو رہا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا یا فروغ کا لہجہ ہی معمول کا سا ہوتا تو وہ بھی کہہ دیتی، اس کا جواب مجھ سے نہیں، مبشر کی اس بہن سے پوچھو جسے آج گاڑی میں برابر بٹھائے ہوئے تھے۔ لیکن معاملے کی سنگینی کسی جواب کی متقاضی نہ تھی۔ ششترا سی اسے دیکھتی رہی۔ ہو نہ ہو فروغ تن کر کھڑا ہو گیا۔ نفرت اور استحقار کی چنگاری اس کی آنکھوں سے نکل رہی تھی۔ سینے پر بازو باندھتے ہوئے گرایا، تم بتا بھی کیسے سکتی ہو؟ عاشی کی زبان اب بھی کنگ تھی، اس کا دماغ چکرا رہا تھا۔ میں سب جان چکا ہوں مس آشفا صاحبہ۔ اس نے طنز کا ایسا تیر چھوڑا کہ عاشی بے بس ہو کر چیخ اٹھی۔ فروغ، اس نے سر ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ فروغ نے ایک خوفناک قہقہ لگایا۔ معصومیت کی یہ اداکاری اب مجھے اور فریب نہ دے سکے گی۔ تمہارے کردار سے ہر پردہ اٹھ چکا ہے۔ فروغ، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے ڈوبنے سے پہلے آخری سہارا لیا۔ مذاق؟ فروغ ہنسا۔ اس کی ہنسی یوں لگی جیسے دھک کے مریض کے کھوکھلے سینے سے آخری بار کھانسی آتی ہے۔ عاشی کی دنیا چکرا کر رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے دبے ناچنے لگے۔ ذلیل لڑکی، تم نے جیب بھر کے مجھے فریب دیا، لیکن اب تمہارا برہنہ کردار میری نظروں میں آ چکا ہے۔ میں سب جان چکا ہوں، سب جان گیا ہوں، اب مزید دھوکہ نہیں کھاؤں گا۔ عاشی نے چکروں پہ چکر کھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اس خلائی جہاز کی طرح شعلہ بنا نظر آ رہا تھا جو خلا سے فضا میں داخل ہوتے وقت اپنی تیز رفتاری اور رگڑ سے جل اٹھنے کے خطرے سے دوچار ہو۔ بدکار لڑکی، وہ شعلے برساتے ہوئے بولا۔ فروغ، وہ سہارے کی آخری حدود بھی کھو کر چیخی۔ داغا باز فریبی۔ فروغ نے میز پر رکھے فائل اٹھائے اور پوری قوت سے عاشی کے منہ پر دے مارے۔ دوسرے لمحے وہ طوفان برق و باد کے غسیلے جھونکوں کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس ذلت اور رسوائی نے عاشی کے خواص چھین لیے۔ چند لمحے اسے محسوس تک نہ ہوا کہ بربادی کا خوفناک دیو اس کی زندگی کی مسرتوں کو کس طرح ہڑپ کر چکا ہے۔ بدکردار کہہ کر فروغ نے عاشی کو اتنی بڑی گالی دے دی تھی کہ جس سے اس کے دل و دماغ میں ہی نہیں روح تک میں شگاف پڑ گیا تھا۔ ایسا شگاف جس کے پر ہونے کی امید تھی نہ گنجائش۔ اپنی ذلت امیز شکست کی تباہ کن رسوائی جولی میں ڈالے وہ جانے کس طرح گھر پہنچی اور اپنی ذرا سی تکلیف پر بے قرار ہو جانے والی پیاری امی کو کس طرح ناسازی تباہ کا جانسا دے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے دماغ سے دھواں اٹھ رہا تھا، دل و جگر کے پرخچے اڑ رہے تھے۔ زلزلے کے شدید جھٹکوں سے جو تباہی آنا ممکن تھی آ چکی تھی۔ فروغ کو یقیناً اس بری حد تک بدظن کیا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں رہا تھا۔ فروغ کا غصہ حق بجانب صحیح، لیکن اس کی اخلاقی گراوٹ کسی طرح بھی معافی کی مستحق نہ تھی۔ عاشی کو اس طرح ذلیل و خوار کرنا اخلاقی گراوٹ ہی تو تھی۔ دکھ اور صدمے سے وہ نڈال ہو گئی تھی، اس کا دل زخمی تھا، رخ زخمی تھی۔ انا اور عزت نفس
است نفس زخمی تھی، اتنے زخموں کا بار اس کا وجود کیوں کر سہا لیتا، کب تک برداشت کرتی؟ آخر معاملہ صبر و ضبط کی حدود سے باہر ہو ہی گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ عاشی کی امی اس کی چیخوں سے بدحواس ہو کر اٹھی اور بغیر جوتا پہنے اور شال اوڑے اس کے کمرے کی طرف دوڑی۔ ڈیوڑی کے ساتھ والے کمرے میں سوئی ملازمہ بھی جاگ اٹھی، بے تحاشا اس کے کمرے کی طرف دوڑی۔ امی 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 جی! عاشی اپنا گریبان سختی سے پکڑے آنکھیں بند کیے پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی چیخ رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں بیچھی تھی اور سردی کے باوجود ہاتھوں اور پیشانی پر ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ماں اس کی حالت دیکھ کر اتنی گھبرا گئی کہ کچھ سوجا بجا ہی نہیں۔ بڑی بھرکم عورت تھر تھر کانپتے ہوئے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سینے سے لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عاشی امی امی کہتے ہوئے بے طرح چیخ رہی تھی۔ عاشی بی بی ملازمہ نے بھی بدحواس ہو کر اسے پکارا۔ عاشی بیٹی کیا ہوا، کیا تکلیف ہے، کچھ کہو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح۔ امی بیچاری گھبرا کر پوچھنے لگی، کبھی سینے سے لپٹا لیتی، کبھی چہرہ اونچا کر کے پوچھتی، کبھی پیشانی چوم لیتی۔ عاشی ننھی سی بچی کی طرح ان کے ساتھ لگی سس کر رو رہی تھی۔ قرار آ ہی نہیں رہا تھا، بے اختیار ہو کر رو رہی تھی۔ ایک ایک سانس میں ماں نے کئی سوال کر ڈالے، تکلیف پوچھی، لیکن وہاں تو سوائے برستے آنسوؤں کے کوئی جواب نہ تھا۔ ماں اور ملازمہ دونوں ہی بےکل ہوتی جا رہی تھی۔ آج آصف بھی گھر پر نہ تھے، ڈاکٹر ہی کو بلا لاتا، لیکن عاشی کا روگ ڈاکٹر کیسے سمجھ سکتا تھا؟ کتنی دیر یہی عالم رہا، سوال ہی سوال تھے، جواب کے بغیر۔ ماں جانے کیا سمجھی، بیٹی کو من سی بچی کی طرح خود سے لپٹا کر ممتا اور شفقت کے آنچل پھیلا دیا۔ عاشی کی بے قرار روح کو ان آنچلوں تلے قدرے سکون ملا۔ وہ چپ ہو گئی، لیکن خاموش ہچکیوں پر قابو نہ پا سکی۔ ماں نے اسے پلنگ پر لٹا کر رضائی اچھی طرح سے لپیٹ دی۔ ملازمہ آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگی۔ کوئی دوائی ہی کھا لو بیٹی، ملازمہ نے ہمدردی سے کہا۔ کل دوپہر ہی سے اس کی طبیعت خراب تھی، منع بھی کیا، کلینک نہ جاؤ، مانی نہیں۔ ماں نے ملازمہ سے کہا، کام بھی تو بہت کرتی ہیں، صبح ہسپتال، شام کو موا کلینک۔ ملازمہ نے کلینک کو بگاڑتے ہوئے کہا، عاشی بیٹی کوئی دوائی لے لو۔ امی نے پیار سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے تو پریشان ہی کر دیا ہے، کیا تکلیف ہوئی کہو تو کسی ڈاکٹر کو بلا بھیجوں؟ عاشی نے نفی میں سر ہلا دیا اور اشارے سے ملازمہ کو سر دبانے سے منع کر دیا۔ طبیعت کچھ ٹھیک تو ہوئی ہے نا؟ ماں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، چائے بنوا دوں، پیو گی؟ عاشی نے پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ رونے دھونے سے غبار قدرے چھٹ گیا تھا، ہوش میں آ گئی تھی۔ اپنی بے اختیاری سے چیخنے پر کچھ نادم بھی نظر آ رہی تھی۔ امی نے کڑیدا تو وہ کیا بتائے گی، خواہ مخواہ اپنے ساتھ انہیں بھی پریشان کر دیا۔ اور واقعی امی نے سنبھلتے دیکھ کر ملازمہ کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور خود عاشی پر جرا کے اس انداز میں سوال کرنے لگی۔ عاشی نے انہیں مطمئن کرنے کو دل کی گھبراہٹ اور سر کی شدید درد کا بہانہ بتایا۔ امی سچ مان گئی، دوائی لینے کا پھر اصرار کیا۔ عاشی نے ان کا کہاں مان لیا اور اٹھ کر الماری سے 2 گولیاں نکال کر پانی کے ساتھ حلق سے اتار لی۔ پورے 2 گھنٹے عاشی کے کمرے میں گزارنے کے بعد اسی کے مجبور کرنے پر امی اٹھتے کچھ یاد پڑھ کر اس پر پھونک ماری، اور جانے یہ ماں کی ممتا بڑی پھونک کا اثر تھا یا ذہنی سکون کے لیے کھائی ہوئی 2 گولیاں۔ عاشی کے پپوٹے بوجھل ہونے لگے۔ امی اس پر رضائی اچھی طرح ڈال کر دروازہ آہستگی سے پھر کر باہر نکل گئی۔ رات کا پچھلا پہر اونگ رہا تھا، وہ اپنے بستر میں آ کر لیٹ گئی، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کسل مندی سے کروٹیں بدلتے ہی صبح ہو گئی۔ صبح اٹھتے ہی انہوں نے پہلا جو کام کیا وہ ثروت کو بلانا تھا۔ ملازم کو اس کے ہاں بھیج کر ساتھ ہی تاکید کی تھی کہ اسے ہسپتال جانے سے پہلے یہاں لے آئے۔ ثروت عاشی کی امی کا پیغام سن کر کیوں کر رکتی، ہسپتال سے دیر بھی ہو جاتی تو مذائقہ نہیں تھا۔ ڈیوٹی پر جانے کو تیار ہو رہی تھی، لیکن ملازمہ کے ساتھ عاشی کے ہاں آ گئی۔ عاشی پر رات جیسے بیتی تھی، امی نے ثروت کو دیکھتے ہی پوری کہانی سنا ڈالی۔ ثروت متفکر قطر نہیں ہوئی، سمجھ گئی تھی کہ کل کی بدظنی پر عاشی نے فروغ کے ساتھ مارکا مارا ہوگا، وہ یقیناً ناراض ہو گیا ہوگا، اور عاشی اس کی ناراضگی سے پیدا ہونے والی پریشانی کو یوں رات بھر ماتم کرتی رہی ہوگی۔ ہنس ہنس کر اس نے عاشی کی امی کو تسلی دی، جوان لڑکیوں ضرورت سے زیادہ جذباتی ہوتی ہیں خالہ جان، بات کا بتنگڑ یوں ہی بنا لیتی ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اور پھر عاشی کی امی کو اور مطمئن کرنے کو اس نے من گھڑت واقعہ سنا ڈالا۔ کل عاشی کی اپنی سرجن سے جھڑپ ہو گئی تھی، ہسپتال میں منہ بسوڑ رہی تھی۔ مجھے علم تھا کہ یہ لڑکی یوں طوفان اٹھائے گی، ساتھ کام کرنے والوں کی باتیں برداشت کرنا ہی پڑتی ہیں خالہ جان۔ اچھا آپ سمجھیے۔ عاشی کی امی کے چہرے پر اب بشاشت کے سار رونما ہوئی، بیٹی یہ تو اتنی نازک مزاج ہے کہ ذرا سی تلخ بات برداشت نہیں کر سکتی، اور کل نرس کے سامنے باس کی گرکھیاں سہنا پڑی۔ ثروت ہنستے ہوئے بولی، ہائے ہائے جہنم میں جائے ایسی نوکری، ماں نے بیٹی کے پیار میں کھو کر کہا، اور ثروت انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عاشی کے کمرے میں تھی وہ۔ کیا طوفان مچایا بیگم صاحبہ، اس کی رضائی کھینچ کر چہرے سے ہٹاتے ہوئے ثروت مسکرائی۔ عاشی جاگ رہی تھی، متورم آنکھوں سے اپنے اوپر جھکی ثروت کو دیکھا۔ اٹھو بھئی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ثروت نے رضائی قدرے اور کھینچی۔ عاشی اٹھ بیٹھی، سرہانے رکھی کالی کشمیری شال کو اپنے کندھوں پر لپیٹتے ہوئے ثروت کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں خدا جانے کیا تھا، ثروت بے کل سی ہوگی۔ اس کے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے اس نے فوم کا نرم تکیہ اپنی پشت کے پیچھے پلنگ کے تکیے کے ساتھ ٹکا کر رکھ لیا۔ کیا بات ہے عاشی، یوں لگتا ہے فروغ سے زبردست مارکا ہوا ہے، کیوں؟ اس نے کوہنی سے اسے ٹوکا دیا، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس سوگوار ماتم کرنے
वाले की तरह नजर आ रही थी, जो रात भर लाश से लिपट कर रोता रहा हो और अब जनाजा उठ जाने के बाद मातम करने की हिम्मत ही मफकूद हो गई हो। सरवत रुख बदल कर इसके सामने हो गई और बैठकर आशी का मजाक उड़ाते हुए फ़रूक से लड़ाई के मुतल्लिक पूछने लगी। वो तो यही समझ रही थी कि आशी ने कल इसके हमरा जिस लड़की को देखा था, इसकी वजह से दोनों में लड़ाई हो गई होगी। असल मामले से तो वो आगाह ही ना थी। आशी के सोगवार खामोशी से उताकर इसने ज़रा सख्ती से इससे पूछा। आशी दोनों हाथों में मुँह छुपाकर बेख्तियार रोने लगी। सरवत परेशान होकर इसे देखने लगी। जो वो इससे तफसील पूछती, आशी के आंसुओं में इजाफा होता जाता। वो बेकाबू होने लगी और रात वाली कैफियत इस पर एक बार फिर तारी हो गई। सरवत ने उठकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, मबादा कोई अंदर ना आ जाए। आशी की अम्मी को तो मनगर कहानी सुनाई थी, कहीं ये झूठ खुल ही ना जाए। इससे तो इसका खदशा था। बड़ी ही देर बाद सरवत आशी को होश के काबल बनाने में कामयाब हुई। सरवत, इसने मुझे इतनी बड़ी गाली दे डाली। सरवत इसके बार बार इसरार पर सिर्फ यही कह सकी। इसकी सुन अंगारा आंखों से आंसू फिर बहने लगी और हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। फिर रुक रुक कर उसने जब कल की सारी रवायदात सरवत को सुनाई तो सरवत हैरान रह गई। कई लम्हे वो हरासा सी आशी को देखती रही, जिसका दुख अनियमित था, जिसका रोग खून चका था। सवा डेढ़ घंटा आशी के पास रही, तसल्लियों के पाहिस के जख्म पर रखने की कोशिश करती रही, लेकिन आशी की हालत तो इस बच्चे की सी थी जिससे जख्म की गहराई और जियत से ज़्यादा इससे बहने वाले खून को देखकर खौफ आता था और वो दर्द की शिद्दत को भूलकर चमकते चमकते लाल लाल लहू को देख देख कर चीखता चलाता है। सरवत दिल गिरफ्तार अस्पताल पहुंची। अपने अजीज दोस्त का दुखी से अपना दुख महसूस हो रहा था। इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी। बेशक ये वाजह हो गया था कि फ़रूक को आशी की तरफ से बदजन किया गया है, लेकिन ऐसा जज्बातीपन भी क्या? इसे कुछ तो सोचना चाहिए था। ऐसा अंधा इत्मीनान हद हो गई, लेकिन जो हो चुका था हो चुका था। वक्त को लौटाना किसी के बस में तो नहीं होता। फ़रूक को यूँ बड़ा भला कहने में भी मामला इतदाल पर लाने में मददगार साबित नहीं हो सकता था। सरवत संजीदगी से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करने लगी। देर अंधेर का सबब बन सकती थी। आशी की हालत कितनी मखदूश थी। इसकी जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही जहनी दचकों से दो चार होना ज़रूरी था। काम में इसका जी नहीं लग रहा था। शुक्र है आज इसकी ऑपरेशन थिएटर में कोई ड्यूटी न थी, वरना अजब नहीं था कि किसी को उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा देती। क्योंकि वो किसी को उल्टा सीधा इंजेक्शन देकर किसी साने को जन्म देती। बहुत सोचा, बड़ा गौर किया, लेकिन कुछ समझ ना आया। इसे क्या करना चाहिए? क्या फौरी तौर पर फ़रूक से मिलकर इसकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करना चाहिए, या सिलसिले में किसी से सलाह मशवरा करने के बाद कोई कदम उठाना चाहिए? काफ़ी देर सोच विचार के बाद वो इस नतीजा पर पहुंची कि इस सिलसिला में डॉक्टर लतीफ़ से खुलकर बात करनी चाहिए। डॉक्टर लतीफ़ आशी को 2 साल से जानता था। इसकी बेगुनाही और अखलाकी पकीज़गी का वो सबसे बड़ा और मतबर गवाह बन सकता था। वो डॉक्टर लतीफ़ के कमरे में आ गई, लेकिन वो वहाँ नहीं था। इसके वार्ड से होती हुई डॉक्टर अहमद के वार्ड की जानिब जा निकली। लतीफ़ जाने कहाँ जा निकला था? इसने सिस्टर मोना से इसके मुतल्लिक पूछा, लेकिन इसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशनों के मरीज़ वार्ड में लोहे के पलंगों पर पड़े थे। अस्पताल के सफ़ेद बिस्तर और लाल कम्बल के लपेटे बेचारे मरीज़ अपने रोगों का दुख समेटे हुए थे। कशादा से हाल में तकरीबन 16 बिस्तर लगे हुए थे। दीवार के साथ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर ये आहनी चारपाइयाँ बिछी थी। दीवारों में दरमियान में काफ़ी जगह थी जिसे आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वार्ड के एक सिरे पर बड़ी सी मेज़ के सामने कुर्सी रखी हुई थी। ये जगह ड्यूटी वाली नर्स के लिए मखसूस थी। इस वक्त नर्स बशारत ड्यूटी पर थी। सरवत क्वार्टर में आते देखकर उठ खड़ी हुई। सलाम डॉक्टर साहब, इसने मुस्कुरा कर कहा। सरवत ने सलाम का जवाब देते हुए पूछा, डॉक्टर लतीफ़ को देखा कहीं? जी नहीं, मैं तो सुबह से यहाँ ही हूँ। सरवत जालीदार दरवाज़ा खोलकर बाहर बरामदे में आ गई। डॉक्टर बानो सामने से आ रही थी। हेलो, इसने दूर से ही देखा और कहा, डॉक्टर लतीफ़ कहाँ मिलेंगे? सरवत ने इसके करीब आते ही पूछा। खैरियत? वो हंसी। कुछ ज़रूरी काम है, सरवत ने संजीदा सी सूरत बनाते हुए कहा। अजीब ही इतवाक है ना, मुझे डॉक्टर अहमद से ज़रूरी काम है, लेकिन 2 चक्कर लगा चुकी, जनाना मर्दाना हिस्से के कहीं मिलते ही नहीं। तुम लतीफ़ को ढूंढ रही हो? वार्ड में नहीं मिले। दोनों वार्ड में तो देख चुकी हूँ, इनके कमरे में भी हो आई हूँ। मेरा ख्याल है लतीफ़ बरूनी हिस्से में है। आज आउटडोर पेशेंट्स को देख रहे होंगे। सरवत को भी याद आ गया, आज हफ्ते को वो बाहर के मरीजों को डिस्पेंसरी के बरामदे में देखा करते थे। वो सीधी डिस्पेंसरी की तरफ गई। वो वाकई वहीं था, लेकिन बेशुमार मरीजों में गिरा बैठा था। नर्सिंग अर्दली मरीजों को कतार में बैठकर अपनी अपनी बारी से दिखाने के लिए कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन मरीज़ की यही ख्वाहिश थी कि वो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के सामने जा बैठे। अभी कई मरीज़ देखना बाकी थे। कुछ मेज़ के गिर्द जमा थे, कुछ बेंचों पर बैठे हुए थे, कुछ बरामदे में धूप की जद में फर्श पर बरजमान थे। अक्सरियत नदारों की थी। मैले कचेले कपड़े और छोटी बड़ी शीशियाँ पकड़े चेहरों पर नकाहत और बेजारी के एहसास लिए बैठे थे। इस वक्त लतीफ़ से बात करने का मौका था, ना गुंजाइश। 12:30 के बाद वो फारिग था। इस वक्त कुछ कहाँ सुना जा सकता था। लतीफ़ को 12:30 के बाद ड्यूटी रूम में मिलने का पैगाम देकर वो वापस लौट आई। लतीफ़ फारिग होकर सीधा ड्यूटी रूम में आ गया। खैरियत मिस सरवत? डॉक्टर साहिब, एक अशद ज़रूरी काम है। फरमाइए। सरवत ने इधर उधर देखा। कमरे के एक कोने में नर्स मरीजों के चार्ट तरतीब से देख रही थी। यहाँ इस मामले में बात करना मुनासिब ना होगी। वो लतीफ़ को साथ लेकर बैरूनी चमन में आ गई, जहाँ तेज़ धूप में टहलते हुए इसने सारा वाक़या डॉक्टर लतीफ़ के गोश गुजार कर दिया। क्या वाकई
मिस सरवत, लतीफ़ शशदरा सा इसका मुंह देखने लगा। मैं सुबह आशी के यहाँ गई थी, वो तो पागल सी हो रही है। सख्त ज़हनी दचका खाया है इसने। सरवत आशी की हालत बयान करने लगी। बहुत बुरा हुआ। लतीफ़ सर झुकाते हुए बोला, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था मिस सरवत, बहुत बुरा हुआ। मिस आशफा को कौन नहीं जानता, इनके किरदार को बदजन करने वालों ने जाने कितना जहर उगला। ये तो जाहिर है जिस लड़की ने ये सारी आग लगाई है डॉक्टर साहब, वो खुद आवारा बदचलन है। और फिर सरवर ने इसके मतलब सब कुछ डॉक्टर लतीफ़ को बताया। आशी की मंगनी होते होते रह जाने का किस्सा भी सुना डाला। वह इनके हथे क्यों कर चढ़ गया, वल्ला आलम वल्ला इलम। सरवत बोली, लेकिन आग इसी की लगाई हुई है डॉक्टर साहब। कल ही तो आशी ने इसे इसके साथ मोटर में बैठे हुए देखा था शाम को, तो ये अफ्ताद आन पड़ी। डॉक्टर लतीफ़ बार बार अफसोस कर रहा था। आशफा को वो अच्छी तरह से जानता ना होता तो शायद इसे इतना अफसोस ना होता। अब क्या करना चाहिए? सरवर ने सवालिया अंदाज में इससे देखा। कुछ तो करना ही चाहिए। डॉक्टर लतीफ़ बोला, आपको सुबह ही इसके पास जाना चाहिए था। अस्पताल आने की बजाय बेहतर था इससे मिल लेती। मैं अब जाने को तैयार हूँ, तो फिर चली जाइए। मुमकिन है गलतफहमी दूर हो जाए। आप नहीं जा सकते, मेरे साथ ही चलिए। डॉक्टर लतीफ़ सोच में पड़ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, आप अभी जाइए, वार्ड का राउंड ले कर हो सका तो मैं भी जाऊंगा, वरना शाम को इससे मिलूंगा। इस गलतफहमी को दूर करना ही है। बिल्कुल। सरवत अफसरदा लहजे में बोले, वरना खुदा जाने आशी का क्या हाल होगा। आप मुझे तो इसी का गम है। आप भी मेरे साथ चलिए डॉक्टर साहब, राउंड कर लें, मैं इंतजार करती हूँ। लतीफ़ से जाने के मतलब तय करके वो ड्यूटी रूम में आ गई, जहाँ इसके लिए तनाही सोचों ने इसे फिर से घेर लिया। घंटा भर के इंतजार के बाद वो उठी। अब तो छुट्टी का वक्त भी करीब था। डॉक्टर लतीफ़ का राउंड कुछ ज़्यादा ही तवील हो गया था। वो इसका पता करने के लिए कमरे से बाहर निकली। इसे ज़्यादा देर तरदद न करना पड़ा। डॉक्टर लतीफ़ सामने वार्ड से निकलकर इसी की तरफ आ रहा था। चलिए, सरवत ने पूछा। चलिए, वो बोला, और फिर दोनों साथ साथ चलते नीचे इसी तरफ आ गए जहाँ लतीफ़ की गाड़ी खड़ी रहती थी। ज़्यादा अरसा दोनों खामोश ही रहे, लेकिन दोनों के जहन तेज़ी से काम कर रहे थे। कुछ देर बाद गाड़ी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुकी थी। मुलाजिम की इतला के साथ ही दोनों इस कमरे में दाखिल हो गए। वो सोफे पर अपना टूटा सितार लिए बैठा था। बाल बिखरे हुए थे, लिबास मसला मसला सा था, चेहरे से वहशत टपक रही थी और आंखों में किसी के खून होने नहक की सुर्खी छलक रही थी। सख्त पसमर्दा और नडाल सा नजर आ रहा था। फरूक घुटनों के सहारे रखे सितार के टूटे तारों को जोड़ रहा था। कदमों की आहट पर इसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। लतीफ़ और सरवत को साथ साथ देखकर वो यकदम मामले की नोयत को समझ गया और इनका आना नागवार सा गुजरा, लेकिन अखलाकी फर्ज ने मजबूर किया। चेहरे पर जबरन बशाशत के साथ लाते हुए इसने दोनों को देखकर कहा, आइए, आ गए। लतीफ़ ने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए हंसकर कहा, लेकिन सरवत का चेहरा बदस्तूर संजीदा था। फरमाइए, कैसे आना हुआ? दोनों के बैठते ही इसने सितार एक तरफ रख करके गाउन अच्छी तरह लपेट लिया। सरवत तो कंग सी थी। डॉक्टर लतीफ़ ने चंद रस्मी बातों के बाद असली मामला पर बातचीत शुरू कर दी। आशी को वही करसा से जानता है, इसकी पाकदामनी की कसम खाने को तैयार था। बदजनी और गलत फहमी जिन खौफनाक नतीजे की हामिल हो सकती है, वो भी समझाइए। सरवत भी डॉक्टर लतीफ़ के जोशो खरोश से हिम्मत पाकर आशी की बेगुनाही साबित करने की कोशिश करने लगी। दोनों एक से एक बढ़ चढ़ कर आशी की तरफदारी करते हुए इसके जहन से जहरीले अंसर को नोचने की कोशिश कर रहे थे, और वो बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सर झुकाए इनकी बातें सुन रहा था। इसकी खामोशी में इन्हें कामयाबी की झलक नजर आने लगी थी, इसलिए नासहाना अंदाज में इसे भले बुरे की तमीज़ करने का सब देने लगे। आपने आशी पर नार व जुल्म किया है, इसका दावा ना किया गया तो जाने वो क्या कर बैठेगी। सरवत ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। इसने धीरे से सर उठाकर सरवत को देखा, फिर इसके साकित जमी लबों पर तबस्सुम नमोदार हुआ। जहर आलूद कहरनाक और तंज अमेज तबस्सुम। सरवत और लतीफ़ इसका मुंह देखने लगे। ये तबस्सुम आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। एक भरपूर सख्ती ने इसकी तबस्सुम की जगह ले ली। हाथों को बेताबी से मसलते हुए कठोर से लहजे में बोला, बेहतर होगा जो आप किसी और मौजू पर बात कीजिए, ये मेरा ज़ाती मामला है। बुरका लेकिन तल्ख लहजे में बोला, और अपने ज़ाती मामले में किसी की मुदाखलत गवारा नहीं करूँगा। लतीफ़ और सरवत इस टोक जवाब से मायूस और नामीद से हो गए कि दिल नदामत भी महसूस हुई, लेकिन जिस मामले को सुलझाने का बेड़ा उठा चुके थे, ये सब कुछ गवारा करना ही था। इतना तो वो भी समझते थे कि इतनी शदीद गलत फहमी चंद बातों से दूर होने से रही। बहरहाल कोशिश ही तो की थी। चंद लम्हे सोगवार सी बेचैन सी खामोशी तारी रही। मुलाजिम अंदर आया। 2 बजने वाले थे। मेहमानों की तवाज़ा के लिए खाना चाहिए था या चाय वो साहब से पूछने आया था। फरूक ने खाना खाने के लिए इसरार किया, लेकिन वो दोनों चाय भी पीने के ख्वाहिशमंद नहीं थे। अपनी तबीयत बेजार थी, इसलिए फरूक ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। इधर उधर की बातें हर फिर इसी मौजू पर आ गई। लतीफ़ और सरवत बारी बारी दलाइल देकर इससे कायल करने की कोशिश करने लगे। आपको शदीद गलत फहमी हुई है। दिल जमी और इत्मीनान से पूरी तरह मामले की छानबीन करके फैसला करना ही अक्लमंदी है। बिलाखिर लतीफ़ ने उठते हुए कहा, और फिर तंज़ी अंदाज में मुस्कुराकर संजीदा हो गया।
सरवत भी नाकाम होगी, कितनी दलीलें दी थी इसने, कितने इबरतनाक वाक़ये सुनाए थे। जिस लड़की ने इसे बदतहन किया था, इसका अव्वल त आखिर सारा किस्सा इसे सुना डाला, लेकिन इसका ज़हन इस हद तक मसमूम हो चुका था कि किसी बात का असर लेने को तैयार ही ना था, किसी बात को मानने के लिए आमादा ही ना था। सरवत ने महसूस किया कि इसका मूड कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है और अपने आप को काबू में रखने की वो ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहा है। एक तूफ़ान जो फट कर हर चीज़ को तबाही की लपेट में ले आने के लिए बेताब था, मुबादा ये तूफ़ान अभी फट पड़े। सरवत और लतीफ़ ने वहाँ से चले जाने में ही मसलहत समझी। दोनों इसकी बिगड़ी हुई ज़हनी हालत पर तबसरा करते हुए वापस आ गए। सरवत अपने घर जाने की बजाय आशी के यहाँ आ गई। फ़रूक के पास जाने के मतलब इसे दानिस्ता नहीं बताया, देर तक इसे तसलियाँ दे देकर बहलाती रही। आशी का दर्द अपने नुक्ता अरूज पर आकर जामद सा हो गया था। नाकामी का गम और कामयाबी की खुशी दोनों बेमैनी होकर रह गई थी।